तो भाई आज हम आप लोगों को अन्य गद्य विधाएं इस सब्जेक्ट के भाई टोटल आप लोगों को 9 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो है करवाने वाले हैं, जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख के चले आओगे, नोट्स को पढ़ के चले आओगे, फिर आप लोग को कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से ही जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे। ये जो सब्जेक्ट है भाई, ये बीए प्रोग्राम में मिलता है बच्चों को 4th सेमेस्टर में। लेटेस्ट सिलेबस आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यही सारा आप लोगों का लेटेस्ट सिलेबस है। इसी लेटेस्ट सिलेबस से और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके ही हमने आप लोगों के लिए कंटेंट जो है तैयार करा है, जिसमें भाई आप लोगों का 95% सिलेबस भी जो है कवर अप करवा दिया गया है। जो 5% सिलेबस छोड़ा है वो वाला छोड़ा है, जो कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता। तो गारंटी मेरी है भाई, इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। यही सब जो है घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जाएगा। बाकी नोट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप लोग व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हो। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा लोभ और प्रीति निबंध है इसका आशय हमें स्पष्ट करना है। यानी कि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि इस निबंध के माध्यम से क्या संदेश दिया है लेखक ने, और यहाँ आपको बताना होता है कि लोभ क्या होता है, उसका मनुष्य और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो प्रीति है यानी कि जो प्रीत है और जो हमारा प्रेम है और जो अपनत्व है वो क्यों आवश्यक है। साथ ही ये भी समझाना होता है कि लेखक ने लोभ को विनाशकारी और प्रीति को मानव जीवन के लिए लाभकारी क्यों बताया है। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए और लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद्य लिखिए। तो आपको इसी क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, लेकिन आपको इसमें एक ही चीज लिखनी है, जो हमारा लोभ और प्रीति निबंध है उसका आशय और उसके प्रतिपाद्य को। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमारा लोभ और प्रीति निबंध है ये आखिर किसका है। तो भाई आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध लोभ और प्रीति के बारे में समझेंगे। तो ये जो निबंध है इसमें लेखक ने मानव जीवन की दो विपरीत भावनाएं बताई है। सबसे पहली लोभ और दूसरी बताई है प्रीति। तो भाई यहाँ पर जो लोभ है वो इंसान को स्वार्थी, अशांत और दुखी बनाता है, जबकि जो प्रीति है वो प्रेम यानी कि स्नेह और अपनापन इंसान को खुश, शांत और समाज से जोड़ कर रखता है। यानी कि जो लोभ है वो तो आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा है, और जो प्रीति है वो हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा अपनत्व है। तो जो हमारे लिए लोभ है उसको लेखक ने विनाशकारी बताया है, जबकि जो प्रीति है उसको लेखक ने मानव जीवन में सुख और शांति का प्रतीक बताया है। तो ये तो हमने समझा कि लोभ और प्रीति आखिर होती क्या है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लोभ के स्वरूप एवं उसके प्रभाव को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो लोभ है उसकी परिभाषा क्या है और उसकी प्रकृति क्या है। तो स्टूडेंट लोभ का मतलब क्या है सबसे पहले उसको समझते हैं। तो भाई लोभ का मतलब है जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा। यानी कि स्टूडेंट जब इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी उसे और चाहिए होता है तो वही हमारा लोभ होता है। तो मान लीजिएगा एक राजा है, उसके पास बहुत सारी धन दौलत थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसके खजाने में कमी है, तो वह दिन रात धन इकट्ठा करता रहता था और धीरे धीरे उसकी जो खुशी थी वो खत्म हो गई। तो यही जो बात है ये हमारे लेखक भी बताते हैं कि जो लोभ है वो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, उसके मन में हमेशा हमेशा असंतोष बना रहता है। तो ये हमारे मानसिक रूप से भी हमें अशांत करता है और उसका जो जीवन है वो तनाव से भर जाता है। तो भाई जब आप किसी चीज के बारे में ये इच्छा रखोगे कि मुझे और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, तो आपका जो जीवन है वो तनाव से भर जाएगा और आप मानसिक रूप से अशांत भी हो जाते हो। तो यही है हमारा लोभ। अब हम बात करें हमारे लोभ से उत्पन्न स्वार्थ के बारे में कि लोभ से कौन कौन से स्वार्थ उत्पन्न होते हैं। तो भाई जब भी इंसान के अंदर लोभ बढ़ जाता है तब वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है। तो आप आज के समय का ही उदाहरण देखिए, कई जो लोग होते हैं वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए मिलावट करते हैं या दूसरों को धोखा देते हैं। तो उन्हें सिर्फ अपना लाभ दिखाई देता है, दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है वो उनको नहीं दिखाई देता। तो जैसे कि आप देखें एक जो दुकानदार होता है वो नकली सामान को बेचकर ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। शुरुआत में उसे फायदा होता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों का जो भरोसा होता है वो टूट जाता है और उसकी जो दुकान है वो बंद हो जाती है। तो लेखक कहता है कि जो लोभ है वो इंसान को नैतिकता से भी दूर करता है और वो दूसरों के हित की परवाह करने छोड़ देता है, और इस समाज में जो विश्वास है, जो उसका ट्रस्ट है वो भी कम होने लगता है। अगर हम लोभ के सामाजिक प्रभाव के बारे में बात करें, यानी कि लोभ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो भाई अगर समाज में हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा तो क्या होगा, आप खुद सोचिएगा। तो हर जगह पर झगड़े होंगे, प्रतियोगिता होगी और अशांति फैल जाएगी। तो जैसे कि आप देखें, जब लोग रिश्वत लेते हैं या कोई भी भ्रष्टाचार करते हैं या गरीबों का हक छीनते हैं, तब उसके पीछे लोभी होता है। तो एक कंपनी का मालिक ज्यादा मुनाफे के लिए मजदूरों को कम वेतन देता है और धीरे धीरे मजदूरों में जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है और कंपनी में हड़ताल होने लगती है। तो इसीलिए जो लेखक है वे बताते हैं कि जो लोभ है वो समाज में असमानता और संघर्ष को भी बढ़ाता है, जिससे कि अपराध और अशांति फैलती है और जो हमारा समाज है वो भी कमजोर हो जाता है। अगर हम बात करें लोभ के मानसिक प्रभाव के बारे में, यानी कि लोभ का हमारे मस्तिष्क पर, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाई लोभ सिर्फ समाज को ही नहीं, इंसान के मन को भी खराब कर देता है। कैसे, आप उसको समझिएगा। मान लीजिएगा एक छात्र है, आपका कोई छात्र ए है, तो वो हमेशा अपने दोस्तों से ज्यादा नंबर लाने की चिंता करता था। तो वह पढ़ाई से ज्यादा तुलना करने लगा। धीरे धीरे जब वो ज्यादा तुलना करने लगा, वो ज्यादा अपने अंदर उसके ये आने लगा कि मुझे इससे ज्यादा नंबर लाने हैं, तो उसके अंदर तनाव और चिंता आने लगी। तो यही बात हमारे लेखक बताते हैं कि जो लोभ है वो इंसान को मानसिक शांति से दूर करता है और वह हमेशा अधिक पाने की चिंता में रहता है, जिससे कि उसके जीवन का जो संतोष है, उसकी जो खुशियां है, वे खत्म हो जाती है। अगर हम लोभ के नैतिक पतन के बारे में बात करें, तो भाई जब लोभ बढ़ता है तब इंसान सही और गलत का जो फर्क है उसको भूलने लगता है। तो जैसे कि आप देखें, अगर कोई कर्मचारी है, मान लीजिएगा कोई कंपनी है, उसमें एक कर्मचारी है, तो वो अपने जल्दी अमीर बनने के लिए अपने ऑफिस के पैसे चुराने लगा। तो कुछ समय बाद उसकी जो चोरी है वो पकड़ी गई और उसकी नौकरी भी चली गई और वो अमीर भी नहीं बन पाया। तो अगर वो अपनी सच्ची निष्ठा से कार्य करता रहता तो शायद वो अमीर बन जाता, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना, जिसके कारण से लोभ की वजह से उसकी जो नौकरी है वो भी चली गई। तो लेखक कहते हैं कि जो लोभ होता है वो इंसान को झूठ, धोखा, गलत रास्तों की ओर ले जाता है, जिससे कि उसका जो चरित्र है वो भी कमजोर हो जाता है और समाज में उसकी जो इज्जत है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो भी खत्म हो जाती है। तो अगर हम लोभ के परिणाम के बारे में बात करें, यानी कि लोभ का रिजल्ट क्या होता है, लोभ का जो हमने लोभ कर तो लिया, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या होगा, तो भाई लोभ का अंतिम परिणाम हमेशा विनाश होता है। विनाश यानी कि खुद को डिस्ट्रॉय करना। तो भाई इतिहास में कई राजा सिर्फ लालच के कारण ही युद्ध करते रहे और अंत में उनका जो राज्य है वो भी खत्म हो गया। तो जैसे कि जो एक आदमी होता है, अगर वो ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में अपने परिवार को समय ही नहीं देता था, तो जब वो बूढ़ा हुआ तब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं था। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो लोभ है वो इंसान और समाज दोनों के लिए ही हानिकारक है। ये रिश्तों को तोड़ देता है और जीवन में दुख को बढ़ा देता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट, जिनके माध्यम से हमने समझा लोभ का स्वरूप और उसके प्रभाव को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं प्रीति का स्वरूप और उसके प्रभाव को लेकर। तो अभी तो हमने लोभ समझा, जो कि हमारे लिए एक नकारात्मक था। अब हम बात कर लेते हैं प्रीति के बारे में, जो कि हमारे लिए एक सकारात्मक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रीति की परिभाषा क्या है और प्रीति की प्रकृति क्या है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीति की। तो सबसे पहले आप समझिए प्रीति का अर्थ क्या है। तो भाई प्रीति का अर्थ है प्रेम, स्नेह, अपनापन और करुणा। तो जैसे कि आप देखें, एक जो माँ होती है वो अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, यही एक सच्ची प्रीति है। तो भाई आज के समय में आप देखें, जो प्रीति है उसके अलग अलग रूपों भी आप देखते हैं, जैसे कि आपका कोई वैवाहिक संबंध हो गया या कोई भी ऐसा रिश्ता हो गया जिसमें कि कोई बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करेगा, तो वही हमारा सच्ची प्रीति होगी। तो आजकल जो लोग हैं उसमें प्रीति बहुत कम हो गई है। जैसे कि आप देखिए, आजकल के जो लोग हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के कारण ही आपके साथ रहते हैं। जब उनका स्वार्थ निकल जाता है तो वे दूर चले जाते हैं। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो प्रीति है वो इंसान को दूसरों से जोड़ती है और ये मन में अपनापन, यानी कि जो एक आती है ना ऐसी फीलिंग कि भाई ये तो हमारा अपना है, ये अपना भाई है, ये अपनी बहन है, तो अपनापन पैदा करता है और हमारा जो जीवन है उसको भी ये मधुर बनाता है। अगर हम बात करें प्रीति से उत्पन्न सहयोग के बारे में, यानी कि प्रीति से क्या सहयोग उत्पन्न होता है, तो भाई जहां पर भी प्रेम होता है, यानी कि जहां पर भी प्रीति होती है, वहां पर सहयोग अपने आप आ जाता है। तो मान लीजिएगा एक गांव में बाढ़ आ गई, तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एक गांव था, उस गांव में बाढ़ आ जाती है, तो सभी लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने खाना दिया, किसी ने रहने की जगह दी। तो यही हमारी प्रीति की भावना है। तो भाई आप खुद समझिएगा, अगर आपके सामने वाले बंदे से आप रूड बिहेवियर में बात करोगे तो आपके जो संबंध है, जो आपका सहयोग है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसी बंदे से प्रीति यानी कि प्रेम से बात करोगे तो वो आपको सपोर्ट भी करेगा, आपको सहयोग भी देगा और आवश्यकता पड़ने पर आपकी हर मदद करेगा।
तो भाई लेखक बताते हैं कि जो प्रीति है वो इंसान को परोपकार और सहयोग की ओर प्रेरित करती है, जिससे कि समाज में एकता यानी कि जो हमारी सोशल यूनिटी है वो भी बढ़ने लगती है। अब हम बात करें प्रीति के सामाजिक प्रभाव के बारे में, यानी कि जो प्रीति है उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो समाज को मजबूत बनाता है। यानी कि जब परिवार और समाज में जो लोग होते हैं अगर वे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तभी शांति बनी रहती है। जैसे कि आप देखें जब त्यौहार आता है, जैसे कि आपका दिवाली आ गया, होली आ गया, तो इन पर जो लोग हो गए वे मिलजुल कर खुशियां बनाते हैं। इससे जो भाईचारा है वो भी बढ़ता है और जो शांति है वो भी बनी रहती है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो प्रीति है वो समाज में सद्भाव और एकता को लाती है, जिससे कि संघर्ष कम होता है और समाज भी मजबूत बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रीति के मानसिक प्रभाव को लेकर, यानी कि भाई जो प्रीति है उसका हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो इंसान के मन को शांति देता है। यानी कि जब आपके मन में एक अच्छी भावना रहेगी दूसरों के प्रति तो आपका मन भी शांत रहेगा, और अगर आपके मन में कोई ईर्ष्या की भावना है तो आपका जो मन है वो अशांत रहता है। तो जब कोई दुखी होता है और उसका दोस्त उसे सहारा देता है तभी उसका जो दर्द है वो कम हो जाता है। तो लेखक कहता है कि जो प्रेम और अपनापन है वो हमारे तनाव को कम करता है, जिससे कि इंसान संतुष्ट और प्रसन्न भी रहता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिससे कि जब आप अपने आप को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दुखीपन आपके अंदर होता है, तो आप उससे शेयर करके अपने जो दुख है, अपने जो दर्द है उसको कम कर सकते हो। तो भाई इसी तरीके से जो प्रीति है वो हमारे मस्तिष्क, हमारे मानसिक प्रभाव को भी प्रभावित करती है। अगर हम प्रीति के नैतिक महत्व के बारे में बात करें, यानी कि जो प्रीति है वो हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो भाई जो प्रीति है वो इंसान के चरित्र को ऊंचा बनाती है। तो जैसे कि आप देखें जो हमारे महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने प्रेम और अहिंसा के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हमारे महात्मा गांधी ही अगर युद्ध करते तो हमारे जो अहिंसा का सिद्धांत है वो कहीं से आता ही नहीं। तो लेखक कहते हैं कि जो प्रीति है वो इंसान को दयालु बनाता है, विनम्र बनाता है और ईमानदार भी बनाता है। तो ये सभी जो भाई जो हमारी ईमानदारी हो गई, ये हमारे जो दयालुपन हो गया, जो विनम्रता हो गई, तो ये सभी हमारे नैतिक मूल्य होते हैं। तो इसीलिए जो प्रीति है उससे हमारे नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। तो अगर हम प्रीति का परिणाम यानी कि प्रीति का रिजल्ट भी देखें तो भाई प्रीति का जो परिणाम होगा वो हमारे लोभ के अपेक्षाकृत बिल्कुल उल्टा होता है। कैसे? तो प्रीति का जो परिणाम होगा वो हमेशा सुख, शांति और एकता का होता है। तो भाई आपने देखा होगा जिस परिवार में प्रेम होता है वहां पर छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती है, लेकिन जिस परिवार में प्रेम ही नहीं होता, जैसे कि आप आज की मॉडर्न फैमिली देखें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, उनके बीच में कोई प्रेम ही नहीं होता, सब अपने अपने फोन में व्यस्त होते हैं, जिससे कि उनके लिए कोई बड़ी से बड़ी चीज भी आ जाए तो उनको इतनी ज्यादा खुशी नहीं मिलती। तो इसीलिए लेखक बताते हैं कि जो प्रीति है वो जीवन को सुंदर बनाती है, हमारे जो रिलेशंस है, हमारे जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करती है, और यही हमारे मानवता का एक अधिकार माना जाता है, एक आधार माना जाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि प्रीति का स्वरूप और प्रीति का प्रभाव क्या है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लोभ और प्रीति के तुलनात्मक महत्व के बारे में, यानी कि अब हम समझ लेते हैं कि जो लोभ है और जो प्रीति है इन दोनों के बीच में क्या तुलना है और क्या क्या इनका महत्व रहने वाला है। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है विपरीत प्रवृत्तियों को लेकर। तो भाई जैसे कि हमने देखा कि जो लोभ है और जो प्रीति है ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत भावनाएं हैं। तो जो लोभ होगा वो तो इंसान को सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जबकि जो प्रीति होगी वो इंसान को दूसरों की खुशी में खुश रहना सिखाता है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा अगर दो भाई संपत्ति के लालच में लड़ने लगे तो जो परिवार है वो टूट जाता है, लेकिन अगर वे दोनों भाई प्रेम और समझदारी से रहते हैं तो जो परिवार है, जो फैमिली है वो और ज्यादा मजबूत बनती है। तो इसीलिए जो हमारे लेखक है वे कहते हैं कि जो लोभ है वो विनाश की ओर ले जाता है, जबकि जो प्रीति है वो विकास और सुख का रास्ता दिखाती है। तो मनुष्य का सही चुनाव ही उसके जीवन को दिशा तय करता है। अगर हम बात करें इन दोनों के जीवन पर प्रभाव को लेकर तो भाई जो लोभ और प्रीति है इन दोनों का ही मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जो लोभी इंसान होगा वो हमेशा चिंता में रहेगा, टेंशन में रहेगा कि उसे और कैसे मिले, वो और कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो प्रेम वाला इंसान होगा, जो प्रेम करने वाला इंसान होगा, वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगता है। तो जैसे कि आप देखिए एक जो छात्र होता है अगर वो सिर्फ दूसरों से आगे निकलने के बारे में सोचेगा तो वो तनाव में रहता है, लेकिन अगर वो सीखने और सबके साथ आगे बढ़ने की सोच रखे तो उसका जो जीवन होगा वो शांत और खुशहाल रहेगा। तो लेखक बताते हैं कि जो लोभ है वो जीवन को अशांत और तनावपूर्ण बनाता है, जबकि जो प्रीति है वो जीवन में शांति और संतोष को
खुशी लाती है। अगर हम सामाजिक दृष्टि से इन दोनों का महत्व देखें तो भाई जो समाज में शांति और एकता है उसको बनाने के लिए हमारी जो प्रीति है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अगर लोग सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचेंगे यानी कि वे लोभी रहेंगे तो समाज में झगड़े और जो असमानता है वो बढ़ती रहेगी। तो जैसे कि आप देखें, जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रेम से रहते हैं तो जो समाज है वो मजबूत बनता है। लेकिन जहां पर लालच बढ़ता है, जहां पर ये इच्छा आ जाती है कि मुझे ज्यादा करना है, तो वहां पर भ्रष्टाचार और संघर्ष भी बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जो लेखक है वे कहते हैं कि जो लोभ है वो समाज को कमजोर करता है, जबकि जो प्रीति है वो समाज में भाईचारा, सहयोग और एकता को पैदा करती है। तो यही हमारी मानवता की एक असली पहचान भी मानी जाती है। अगर हम नैतिक दृष्टिकोण से दोनों का महत्व देखें तो भाई जो लोभ होगा वो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाएगा। तो जो भी लोभी इंसान होगा, लालची इंसान होगा, वो ऑफकोर्स गलत रास्ते पर ही जाएगा, वो गलत तरीके अपनाएगा अपने जो कार्य है उसको बढ़ाने के लिए, अपने पैसे बढ़ाने के लिए। तो वह अपने स्वार्थ के लिए झूठ, धोखा और बेईमानी तक करने लगता है। इसके विपरीत ही अगर हम बात करें प्रीति की, तो प्रीति जो होगी वो इंसान को दयालु, ईमानदार और सच्चा बनाती है। तो जिस इंसान के अंदर प्रेम और करुणा होती है वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जैसे कि आप देखें, जो एक ईमानदार शिक्षक होता है वो अपने विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार, अच्छे जो मोरल वैल्यूज है उनको भी वो प्रदान करता है। तो यही हमारी प्रीति और नैतिकता का प्रभाव है। तो लेखक कहता है कि जो प्रीति है वो नैतिक मूल्यों को मजबूत करती है और इंसान के चरित्र को, इंसान के करैक्टर को ऊंचा बनाती है। अब अगर हम बात करें इनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में, यानी कि आध्यात्मिक क्या महत्व है इन दोनों का, तो भाई लेखक के अनुसार जो प्रीति है वो केवल भारी सुख ही नहीं देती बल्कि आत्मा को भी शांति देती है। यानी कि भाई आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान प्रेम, दया और मानवता के साथ जीवन जीता है तभी उससे अंदर से सच्चा संतोष मिलता है। लेकिन अगर उसके अंदर लोभ होगा, लालच होगा, तो जो इंसान है वो हमेशा बेचैन रहता है, उसके मन में हर समय पाने की इच्छा बनी रहती है और वो कभी शांति महसूस नहीं कर पाता। तो संत महात्मा हमेशा प्रेम और सेवा का संदेश देते हैं और यही हमारे आत्मिक विकास का रास्ता होता है। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो प्रीति है वो आत्मा को ऊंचा उठाती है और जीवन को पवित्र भी बनाती है। अगर हम इन दोनों के आदर्श जीवन की दिशा के बारे में बात करें तो भाई लेखक के अनुसार आदर्श जीवन वही है जिसमें प्रेम, सहयोग और अपनापन हो, यानी कि जहां पर प्रीति हो वहीं पर एक आदर्श जीवन है। तो सिर्फ धन या भौतिक वस्तुएं इंसान को सच्चा सुख नहीं दे सकती। अगर जो इंसान है वो लालच यानी कि लोभ को छोड़कर प्रेम और मानवता को अपनाए तो उसका जो जीवन है वो खुशहाल बन सकता है। तो ऐसा जो इंसान होता है वो समाज में सम्मान भी पाता है, रिस्पेक्ट भी पाता है और वो मानसिक रूप से शांत भी रहता है। तो जैसे कि आप देखें, जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और प्रेम से व्यवहार करता है, लोग हमेशा उसका सम्मान करते हैं। तो यही जीवन की एक सच्ची सफलता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो हमारे लेखक है वे अंत में यही संदेश देते हैं कि लोभ का त्याग करके प्रीति को अपनाना ही आदर्श और सफल जीवन का एक सही मार्ग है। तो यही था हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा लोभ और प्रीति का तुलनात्मक महत्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो आपको अपने आंसर के एंड में इस तरीके से एक उपसंहार जरूर ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जो लेखक का वसंत आ गया निबंध है, इस निबंध के मुख्य विचार क्या है। और यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि वसंत ऋतु के आने से जो प्रकृति, मानव जीवन और समाज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही ये भी समझाना होता है कि लेखक ने वसंत ऋतु को नई ऊर्जा, खुशी, सौंदर्य और नवजीवन का प्रतीक क्यों कहा है। तो भाई इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस निबंध का सार लिखिए या इस निबंध की भाषा पर विचार कीजिए। तो भाई अगर प्रश्न में सार लिखना होता है तो तब भी आपको लगभग यही बात लिखनी होती है। और अगर आपको भाषा शैली लिखनी पूछी जाती है तो तब आपको निबंध की भाषा, चित्रात्मकता और भावनात्मक शैली को समझाना होता है। तो इस आंसर में हमें ओवरऑल जो हमारा वसंत आ गया निबंध है इसका प्रतिपाद्य लिखना है, इसका सार लिखना है और इसकी भाषा पर विचार करना है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो निबंध होता है यानी कि जो एस्से होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई निबंध हमारा कुछ इस तरीके का होता है जो कि किसी विषय, चाहे ये विषय आपका किसी पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे ये विषय आपका किसी समाज से रिलेटेड हो या किसी विषय विज्ञान से रिलेटेड हो, यानी कि किसी भी विषय को जब हम क्रमबद्ध, भावपूर्ण और विचारात्मक रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम निबंध कहते हैं। तो जैसे कि हमारा वसंत आ गया जो निबंध है, इस निबंध में लेखक ने वसंत ऋतु के इसी सुंदर रूप का बहुत ही भावपूर्ण वर्णन किया है।
तो लेखक बताते हैं कि जो वसंत है वो सिर्फ मौसम का परिवर्तन ही नहीं है, बल्कि ये जीवन में नई आशा, नई ऊर्जा और नए उत्साह का संदेश भी लेकर आता है। तो भाई इस निबंध में जो प्रकृति की सुंदरता है, मानव जीवन पर उसके जो प्रभाव है और जो निबंध की भाषा शैली है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो ये तो हमने समझा कि निबंध क्या होता है और वसंत आ गया निबंध में लेखक ने किसके बारे में वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो वसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य है उसके बारे में, यानी कि जो वसंत ऋतु है उसका प्राकृतिक सौंदर्य क्या है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकृति के नवीन रूप के बारे में। तो भाई आपने देखा होगा जो वसंत ऋतु है उसके आते ही प्रकृति पूरी तरीके से बदल जाती है। प्रकृति यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वे पूरी तरीके से बदल जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा जब भी वसंत आती है तो सूखे पेड़ों पर नई कोपलें निकलने लगती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैल जाती है। तो आप देखिए जैसे कि जो सर्दियों में जो पेड़ सूखे और उदास होते हैं, तो भाई जब वसंत आते हैं तो इन वसंत के आने से ही वे जो हमारे पेड़ हैं वे हरे भरे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने एक नया जीवन भी पा लिया हो। तो लेखक बताता है कि जो वसंत ऋतु है वो प्रकृति को नया रूप देती है, जिससे कि जो हमारा पूरा वातावरण है, जो संपूर्ण वातावरण है, वो जीवंत भी दिखाई देने लगता है। अगर हम बात करें फूलों की बहार के बारे में, तो भाई वसंत ऋतु को फूलों की ऋतु भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा समय होता है, इस समय जो बाग बगीचे होते हैं उनमें रंग बिरंगे फूलों से वे भर जाते हैं। तो जैसे कि आप कल्पना कीजिएगा एक पार्क है, उसमें चारों ओर गुलाब, गेंदा और चमेली के फूल खिले हुए हैं, तो उनकी जो खुशबू होगी, उनकी जो खुशबू रहेगी वो पूरे वातावरण यानी कि पूरे इन्वायरमेंट को सुंदर बना रही होती है। तो लेखक बताता है कि फूलों की ये जो बहार है ये हमारे मन को आनंद से भर देती है और प्रकृति अपनी सुंदरता का सबसे सुंदर रूप इस समय पर दिखाती है। वसंत ऋतु के समय मौसम की अगर हम मधुरता के बारे में बात करें तो भाई वसंत ऋतु का जो मौसम होता है वो ना तो ज्यादा ठंडा होता है और ना ही ज्यादा गर्म होता है। तो यही कारण है कि जो ये ऋतु है ये सभी लोगों को पसंद आती है, क्योंकि ज्यादा गर्मी में भी लोग परेशान हो जाते हैं और ज्यादा ठंड में भी लोग परेशान होते हैं। लेकिन जो हमारा वसंत ऋतु रहता है ये हमारा बैलेंस फॉर्म में रहता है। तो हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है और जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना लगता है। तो लोग घूमने फिरने का आनंद ज्यादातर हमारे वसंत ऋतु में ही लेते हैं। तो भाई जो हमारे लेखक है वे बताते हैं कि जो वसंत ऋतु का संतुलित मौसम है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। अगर हम पक्षियों के कलरव के बारे में बात करें तो भाई पक्षियों का कलरव क्या होता है सबसे पहले आप उसको समझिएगा। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा आसपास आपके जो चिड़िया है, जो आपके मोर है, ये जो हमारे पक्षी होते हैं इनकी जो चहचहाट होती है उसको ही हम पक्षियों का कलरव कहते हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप किसी गांव के इलाके में चले जाए तो वसंत ऋतु में जो पक्षियों की चहचहाट है वो बढ़ जाती है। खासकर जो कोयल की मीठी आवाज है वो हमारे वातावरण को संगीत से भर देती है। तो सुबह सुबह जब पक्षियों की आवाज सुनाई देती है तब आपका जो मन है वो अपने आप ही खुश हो जाता है। तो लेखक कहता है कि पक्षियों का ये जो मधुर कलरव है ये हमारी प्रकृति में जीवंतता और आनंद को भर देता है। नवजीवन के प्रतीक के बारे में बात करें तो भाई वसंत ऋतु को नवजीवन का प्रतीक भी माना जाता है। तो भाई ये हमारे पुराने और सूखे वातावरण को बदलकर नई ऊर्जा और उत्साह को लाती है। जैसे कि आप देखें परीक्षा में असफल होने के बाद अगर कोई छात्र फिर से मेहनत शुरू करे तो वह उसके जीवन का नया वसंत बन जाता है। तो लेखक बताता है कि जो वसंत ऋतु है वो हमें आशा और सकारात्मकता का संदेश भी देती है। अब हम वसंत ऋतु के कृषि पर प्रभाव देखें तो भाई ऐसा ही नहीं है कि जो हमारा वसंत ऋतु है उसका केवल मानव जीवन पर ही प्रभाव है, इसका जो प्रभाव है ये हमारे कृषि पर भी पड़ता है। तो जैसे कि आप देखें जो वसंत ऋतु होता है वो हमारे किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इस समय खेतों में हरियाली दिखाई देती है और जो फसलें हैं वे अच्छी तरीके से ग्रो करती है, अच्छी तरीके से बढ़ती है। तो भाई जब एक जो किसान होगा जिसने उन फसलों को उगाया है, जब वो अपनी लहलहाती फसल देखता है तो उसके जो चेहरे की खुशी है वो अलग ही लेवल की होती है। तो लेखक बताता है कि जो वसंत ऋतु है वो ग्रामीण जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि भी लाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा वसंत ऋतु का प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होता है। इसके बाद जो हम बात करते हैं तो अब हम बात कर लेते हैं वसंत ऋतु का मानव जीवन पर प्रभाव। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे जीवन है उस पर वसंत ऋतु का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है आनंद और उल्लास की भावना को लेकर, यानी कि जो वसंत ऋतु है वो मनुष्य के मन में खुशी और उत्साह को बढ़ा देती है। तो भाई प्रकृति की जो सुंदरता है उसको देखकर सभी लोगों का मन
खुश हो जाता है। जैसे कि आप देखें बच्चे पार्क में खेलते हुए बहुत खुश दिखाई देते हैं, उसी तरीके से वसंत ऋतु हर व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा को भर देती है। तो लेखक कहता है कि ये जो ऋतु है, ये जो समय है, ये मानसिक शांति और आनंद को भी प्रदान करता है। अगर हम वसंत ऋतु का स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो भाई स्वास्थ्य पर भी इसका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा मौसम होता है इसमें ना तो ज्यादा गर्मी होती है और ना ही ज्यादा ठंडक होती है, तो इसीलिए जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ महसूस करता है। तो भाई लोग इस समय अधिक सक्रिय रहते हैं और बाहर घूमने फिरने का आनंद लेते हैं। तो भाई लेखक बताता है कि जो वसंत ऋतु है वो स्वास्थ्य को संतुलित और बेहतर बनाने में भी सहायक होती है। इसी के साथ साथ ये हमारे सामाजिक जीवन यानी कि जो हमारा समाज है उस पर भी ये प्रभाव डालती है। तो भाई वसंत ऋतु जो होती है वो लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कई आपकी फिल्में होती है जिसमें अगर जब हमारा वसंत ऋतु रहती है, जैसे कि जो एक रोमांटिक मौसम रहता है, तो उस समय की जो पोज है वे सबसे ज्यादा दिखाए जाते हैं। तो भाई इसी समय पर त्योहार, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। जैसे कि आप देखें जो हमारी एक पंचमी आती है जो कि बसंत पंचमी होती है, तो बसंत पंचमी के अवसर पर जो लोग हैं वे उलकर उत्सव बनाते हैं, अपनी जो मिठाइयाँ हैं उनको बांटते हैं, पतंग उड़ाते हैं, जिससे कि उनके बीच आपसी प्रेम और भाईचारा भी बढ़ता है। तो लेखक कहता है कि जो वसंत ऋतु है वो सामाजिक एकता और खुशहाली को भी बढ़ावा देती है। तो भाई ये हमारे मानसिक शांति को भी प्रभाव डालती है, यानी कि जो प्रकृति की सुंदरता है वो मन को शांति देती है। तो भाई आप देखिएगा, आप दिल्ली जैसे भीड़ भाड़ इलाके में रहते हो तो आपने देखा होगा आपका जो यहाँ मन है वो इतना अशांत रहता है। लेकिन अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाते हो जहाँ पर बहुत सारे खेत है, बहुत सारे पेड़ है, तो वहां पर अगर आप देखो आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी और आपको जो मन है उसको भी शांति मिलती है। यानी कि जब इंसान हरियाली, फूल और पक्षियों की आवाज सुनता है तो उसका जो तनाव है, उसकी जो टेंशन है वो कम हो जाती है। तो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना मानसिक शांति को भी देता है। तो भाई लेखक बताता है कि जो वसंत ऋतु है वो मनुष्य को सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन भी प्रदान करती है। अगर हम बात करें वसंत ऋतु के सांस्कृतिक महत्व के बारे में तो भाई वसंत ऋतु जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति यानी कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भाई इसी समय पर हमारे कई ऐसे त्योहार होते हैं, कई ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि वसंत पंचमी हो गई, तो भाई ये सभी आयोजित होते हैं। तो वसंत पंचमी का जो त्योहार होता है वो ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती की पूजा के रूप में बनाया जाता है। और लेखक बताते हैं कि वसंत ऋतु हमारी परंपराओं और संस्कृति को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसी में ही अगर हम प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखें तो भाई जो हमारा वसंत ऋतु है वो हमें आगे बढ़ने और नए लक्ष्य बनाने की प्रेरणा भी देता है। तो आपने देखा होगा जैसे सूखे पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही जो इंसान है वो भी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ जाए तब भी उसे निराश नहीं होना चाहिए। तो वसंत ऋतु यही सिखाती है कि हर कठिन समय के बाद जो खुशियां और नई उम्मीद है वे समय जरूर आता है। तो लेखक बताता है कि वसंत ऋतु आशा, विश्वास और सकारात्मक परिवर्तन का एक प्रतीक है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वसंत ऋतु का मानव जीवन पर प्रभाव देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है निबंध की भाषा शैली को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा निबंध है इसमें कौन सी भाषा और किस तरीके की शैली का उपयोग किया गया है। तो भाई सबसे पहले अगर हम भाषा की बात करें तो इसकी जो भाषा है वो सरल और प्रभावशाली है, यानी कि लेखक की जो भाषा है इसमें वो बहुत ही सरल और सहज है। तो निबंध पढ़ते समय ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे सामने बैठकर प्रकृति का सुंदर वर्णन कर रहा हो। तो भाई कठिन शब्दों का कम प्रयोग होने के कारण ही जो पाठक है वो आसानी से निबंध को समझ पाता है और यही कारण है कि ये जो निबंध है ये सभी आयु के लोगों को आकर्षित करता है। इसी के साथ साथ इसकी जो भाषा है वो इतनी ज्यादा प्रभावशाली है कि पाठक प्रकृति के हर दृश्य को अपने मन में महसूस करने लगता है, जिससे कि जो निबंध है उसको पढ़ने में और भी ज्यादा मजा और भी ज्यादा आनंद आने लगता है। इसी के साथ साथ इस निबंध में हमारे प्राकृतिक चित्रण का उपयोग भी किया गया है। तो भाई इस निबंध में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो जो लेखक है उसने अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए हैं जिसमें पाठक उन्हें अपनी आंखों के सामने महसूस करने लगता है, जैसे कि फूलों की खुशबू, कोयल की आवाज और हरियाली का जो दृश्य है वे हमारे निबंध को जीवंत बना देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे जो पाठक है वो स्वयं वसंत ऋतु के वातावरण में घूम रहा हो।
तो भाई लेखक का प्रकृति वर्णन इतना सुंदर है कि मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है और यही इस निबंध की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। इसी के साथ साथ इस निबंध में भावनात्मक अभिव्यक्ति का भी वर्णन है। तो भाई लेखक ने वसंत ऋतु के आनंद को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। तो जब भी कोई इस निबंध को पढ़ता है तो निबंध पढ़ते समय पाठक भी प्रकृति और सुंदरता को महसूस करने लगता है। तो ये हमारी भावनात्मक शैली पाठक के मन को गहराई से प्रभावित करती है और वसंत का उल्लास और खुशी शब्दों के माध्यम से साफ दिखाई देती है। तो भाई लेखक की जो भावना है वो इतनी ज्यादा सजीव है कि जो पाठक के मन में है वो उत्साह और सकारात्मकता भी पैदा होने लगती है। तो यही कारण है कि जो ये निबंध है ये हमारे दिल को छू लेता है और हमारे सामने एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करता है पूरे जो हमारे वसंत ऋतु का होता है। इसी के साथ साथ इस निबंध में हमारी चित्रात्मक शैली का उपयोग भी किया गया है। तो भाई यहाँ पर जो लेखक है उसने एक ऐसी शैली का प्रयोग किया है जिससे प्रकृति का जो दृश्य है वो आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। तो भाई ऐसा लगता है कि जैसे कि हम किसी बगीचे में घूम रहे हो और चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई हो। तो पेड़ों की हरियाली और पक्षियों की आवाज का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। तो भाई यही जो हमारी चित्रात्मक शैली है ये हमारे निबंध को रोचक और जीवंत बनाती है। तो भाई पाठक कहानी की तरह पूरे निबंध से जुड़ा रहता है और उसे पढ़ने में आनंद भी महसूस करने लगता है। अगर हम इसमें लयात्मकता और प्रवाह की बात करें तो भाई जो हमारा ये निबंध है इसकी जो भाषा है उसमें एक सुंदर लय और प्रवाह है। तो वाक्य इतने ज्यादा सहज तरीके से जुड़े हुए हैं कि पढ़ते समय जो इंटरेस्ट है जो रुचि है वो भी बनी रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जो लेखक है वो केवल जानकारी दे रहा है, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई मधुर वर्णन सुनाया जा रहा हो। तो भाषा का ये जो प्रवाह है ये निबंध को और अधिक आकर्षक बनाता है और यही कारण है कि जो पाठक है वो शुरुआत से अंत तक निबंध से जुड़ा रहता है और उसे पढ़ने से उसकी जो थकान है वो उसको महसूस नहीं होती। अगर हम इस निबंध के साहित्यिक सौंदर्य के बारे में बात करें तो भाई निबंध में जो साहित्यिक सौंदर्य है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो लेखक ने उपमा और सुंदर शब्दों का प्रयोग करके भाषा को और ज्यादा आकर्षक बना दिया है। इससे जो निबंध है वो केवल जानकारी देने वाला ही नहीं रहता बल्कि पढ़ने में आनंद भी देता है। तो भाई प्रकृति के वर्णन में साहित्यिक मिठास साफ दिखाई देती है और लेखक की जो शब्दावली और भावपूर्ण शैली है वे हमारे निबंध को उच्च साहित्यिक स्तर भी प्रदान करती है। तो यही कारण है कि ये जो निबंध है ये पाठकों के मन पर गहरा प्रभाव भी छोड़ता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि निबंध की जो भाषा और शैली थी वो आखिर कैसी थी। इसके बाद आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा कंक्लूजन ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है कि जो हमारा ठकुरी बाबा संस्मरण है उसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व दिखाई देते हैं और लेखक ने ठकुरी बाबा के व्यक्तित्व तथा जीवन को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट आपसे घुमा फिरा के अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि संस्मरण की विशेषताओं के आधार पर ठकुरी बाबा की समीक्षा कीजिए। तो भाई अगर आपसे समीक्षा कीजिए पूछा जाए तब आपको ये बताना होता है कि इस रचना में संस्मरण विधा की कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद है, जैसे कि भावनात्मकता, चित्रात्मक शैली, यथार्थ चित्रण आदि। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो ठकुरी बाबा की मूल संवेदना है उस पर आपको प्रकाश डालना है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो तब आपको ये समझाना होता है कि इस संस्मरण का मुख्य भाव क्या है, जैसे कि करुणा, मानवता, सादगी और सेवा भावना। तो इन सभी के बारे में हम हमारे आंसर नंबर 3 में लिख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो संस्मरण होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है संस्मरण स्मरण यानी स्मरण यानी कि जो हमें याद आता है। तो भाई जो भी हमारे जीवन के कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, कोई घटना हो गई, अगर हम उनको अपनी याद यानी कि अपनी स्मृति के आधार पर प्रस्तुत करते हैं तो उसी को ही हम संस्मरण कहते हैं। तो स्टूडेंट कल्पना कीजिएगा एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब है, साधारण कपड़े पहनता है, लेकिन उसके दिलों में दूसरों के लिए अपार प्रेम और करुणा भरी हुई है। वह खुद कठिन जीवन जीता है फिर भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। तो भाई ऐसे ही व्यक्ति थे हमारे ठकुरी बाबा। तो जो हमारे ठकुरी बाबा जो संस्मरण है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है और इसमें जो ठकुरी बाबा था वो एक साधारण लेकिन अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति का चित्रण है। तो भाई इस संस्मरण में ठकुरी बाबा के जो जीवन संघर्ष है, जो उनकी सादगी है, जो सेवा भावना है और जो मानवता है उसको बहुत भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो भाई लेखिका ने यहाँ पर यह दिखाया है कि सच्ची महानता धन या भारी दिखावे में नहीं बल्कि अच्छे विचार और मानवता में होती है।
तो भाई यहीं पे हमने समझा कि संस्मरण होता क्या है और ठकुरी बाबा संस्मरण में किसके बारे में बात की गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व चित्रण को लेकर, यानी कि जो ठकुरी बाबा था वो आखिर था कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा था। तो सबसे पहला आता है साधारण लेकिन प्रभावशील व्यक्तित्व। तो भाई जो ठकुरी बाबा था स्टूडेंट, वो भारी रूप से तो बहुत ही साधारण व्यक्ति था, वो गरीब था और बहुत ही सादा जीवन जीता था, लेकिन उसका जो व्यक्तित्व था, उसका जो करैक्टर था वो बहुत ही प्रभावशाली था। तो कई बार आपने भी देखा होगा, हमने किसी ऐसे इंसान को उसके कपड़े या पैसा पहचानते हैं, लेकिन भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अच्छाई और व्यवहार उन्हें महान बना देती है। तो ठकुरी बाबा जो थे वे भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे। तो भाई यहाँ पर लेखिका बताती है कि वे दिखावे से दूर रहते थे और उनकी सरलता ही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और इसी कारण से लोग उनका सम्मान करते थे। तो भाई जैसे कि आप देखें, आज का जो हमारा समाज है उसमें जो लोग होते हैं वे दिखावे पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने व्यक्तित्व पे कम। लेकिन जो हमारे ठकुरी बाबा थे वे बिल्कुल इनके विपरीत थे, वे दिखावे से दूर रहते थे और जो उनका व्यक्तित्व था वो बहुत ही दमदार चीज था। सेकंड, अगर हम इनके करुणा और संवेदनशीलता के बारे में बात करें तो भाई ठकुरी बाबा के अंदर दूसरों के दुख को समझने की गहरी भावना थी। तो ये किसी भी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा आगे रहते थे। अगर गांव में कोई बीमार भी हो जाता था तो किसी की सहायता की जरूरत हो तो वे तुरंत उसके पास पहुंच जाते थे। तो भाई आज के समय में जब लोग अक्सर सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तब जो ठकुरी बाबा थे उनका जैसा जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही इंस्पायर लगता है। तो लेखिका बताती है कि उनका जो हृदय है वो दया और करुणा से भरा हुआ था और यही संवेदनशीलता उन्हें विशेष बनाती है। उनके आत्मनिर्भर और संघर्षशील जीवन के बारे में बात करें तो उनका जो जीवन था स्टूडेंट वो आज के लोगों की तरह आसान नहीं था। तो उन्हें गरीबी, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्हें कभी भी हार नहीं मानी। तो जैसे कि एक किसान की तरह जो कठिन मेहनत करके भी मुस्कुराता रहता है, वैसे ही जो ठकुरी बाबा थे वे संघर्षों के बीच भी मजबूत बने रहे। तो वे आत्मनिर्भर थे और अपने जीवन की कठिनाइयों से डरते थे। उनका जो संघर्ष है वो हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम बात करें उनके आध्यात्मिक झुकाव के बारे में तो भाई ठकुरी बाबा का जो जीवन था वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था। तो भाई वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि भौतिक सुखों से ज्यादा आत्मिक शांति को महत्व देते थे। तो भाई आज कई लोग पैसा और आराम के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं रहते, जबकि जो हमारे ठकुरी बाबा थे वे कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहते थे। उनका जो मन था वो ईश्वर भक्ति और सरल जीवन में लगा रहता था और लेखिका बताती है कि यही जो आध्यात्मिक सोच है ये उनके व्यक्तित्व को और अधिक शांत और महान भी बनाती है। अगर हम उनके सहृदय और मानवीय दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो भाई ठकुरी बाबा जो थे वे सभी लोगों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके लिए जाति, वर्ग या ऊंच नीच का कोई भी महत्व नहीं था। मान लीजिएगा अगर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सहायता चाहिए होती थी तो वे बिना किसी भेदभाव के उसकी मदद करते थे। तो भाई आज के समाज में जहाँ कई बार लोग भेदभाव करते हैं, वहां पर ठकुरी बाबा की जो सोच थी वो मानवता का सुंदर उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। तो भाई यहाँ पर लेखिका बताती है कि उनका जो व्यवहार है वो और जो प्रेम है वो अपनत्व से भरा हुआ था। इसी कारण से जो समाज था वो उनका सम्मान करता था, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व आदर्श है वो भी बनता है। अगर हम उनके सादगीपूर्ण जीवन शैली के बारे में बात करें तो भाई इनका जो जीवन था, इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही सादी लाइफ थी, यानी कि सिंपल लाइफ। तो वे दिखावे और भौतिक चीजों से दूर रहती थी। आज जो लोग हैं वे महंगे कपड़े और बड़ी बड़ी चीजों को सफलता मानते हैं, लेकिन जो ठकुरी बाबा थे उन्होंने सादगी में ही खुशी ढूंढी। तो उनके पास सीमित साधन थे, फिर भी वे संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। तो यहीं पर लेखिका बताती है कि उनकी यही जो सादगी है वो उनके चरित्र की सबसे बड़ी महानता थी। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने ठकुरी बाबा का व्यक्तित्व चित्रण देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है संस्मरण की मूल संवेदना को लेकर। तो भाई अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारा संस्मरण है इसकी आखिर मूल संवेदना क्या है। तो सबसे पहली जो मूल संवेदना आती है वो आती है मानवीय करुणा की अभिव्यक्ति को लेकर। तो भाई इस संस्मरण की सबसे बड़ी जो संवेदना है वो है इसकी करुणा। तो भाई लेखिका ने ठकुरी बाबा के जीवन की कठिनाइयों को बहुत ही भावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके दुख, उनके संघर्ष को पढ़कर जो पाठक है वो भी भावुक हो जाता है। तो यही जो संस्मरण है ये हमें दूसरों के दुख को समझने की सीख देता है और लेखिका की जो संवेदनशील शैली है वो पाठकों के मन में मानवता और सहानुभूति की जो भावना है उसको भी पैदा करती है। सेकंड जो मूल संवेदना आती है वो आती है सामाजिक यथार्थ के चित्रण को लेकर। तो भाई ये जो हमारा संस्मरण है इसमें समाज की वास्तविक स्थिति को दिखाया गया है। गरीब और साधारण लोगों के जो संघर्ष है उनको बहुत ही सच्चाई के साथ
प्रस्तुत किया गया है। तो भाई आज भी जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें कई लोग कठिन परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। तो ठकुरी बाबा का जो जीवन था वो उन्हीं संघर्षों का प्रतीक दिखाई देता है। तो भाई लेखिका ने बिना किसी बनावट के समाज की सच्चाई के सामने रखा है और यही हमारे संस्मरण को यथार्थवादी भी बनाता है। अगर हम उनके सादगी और संतोष के संदेश के बारे में बात करें तो भाई उनका जो जीवन था वो हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख किसी धन में नहीं बल्कि एक संतोष में होता है। तो आज कहीं लोग बहुत कुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनके अंदर संतोष नहीं होता। लेकिन जो ठकुरी बाबा थे वे कम साधनों में भी खुश रहते थे क्योंकि उनके अंदर संतोष था। तो भाई उनका जो जीवन था वो हमें सरलता और संतोष का महत्व समझाता है और यही इस संस्मरण का बहुत ही सुंदर संदेश भी माना जाता है। अगली जो हमारी संवेदना आती है वो आती है मानवता और सेवा भाव को लेकर, यानी कि जो ठकुरी बाबा थे वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। तो भाई वे निस्वार्थ भाव से हमेशा सेवा करते थे। अगर किसी को भोजन, सहारा या मदद की जरूरत होती थी तो वे बिना किसी स्वार्थ के सहायता करते थे। तो भाई आज के समय में ऐसा जो निस्वार्थ सेवा भाव है ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसीलिए उनका जो चरित्र है वो पाठकों को प्रेरणा देता है। नेक्स्ट जो हमारा संदेश आता है वो आता है आत्मिक सौंदर्य के चित्रण को लेकर। तो भाई लेखिका ने इस संस्मरण में बाहरी सुंदरता से ज्यादा है जो आंतरिक सुंदरता है उसको ज्यादा महत्व दिया है। तो ठकुरी बाबा भले ही एक साधारण दिखने वाले लोग थे लेकिन उनके जो विचार और व्यवहार थे वो बहुत ही सुंदर थे। तो उनका जो चरित्र था वो बहुत ही पवित्र था और बहुत ही दयालु था। तो ये संस्मरण हमें यही सिखाता है कि इंसान की जो असली पहचान है वो उसके गुण और उसके व्यवहार से होती है, न कि किसी बाहरी दिखावे से। नेक्स्ट अगर हम बात करें संवेदनशील लेखक दृष्टि को लेकर तो भाई महादेवी वर्मा की जो संवेदनशीलता है वो इस संस्मरण में स्पष्ट दिखाई देती है। तो उन्होंने ठकुरी बाबा के जीवन को बहुत ही गहराई से महसूस किया है। उनकी भाषा में करुणा और आत्मीयता दिखाई देती है और यही कारण है कि जो पाठक है वो इस संस्मरण से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संस्मरण की मूल संवेदना को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संस्मरण की विशेषताएं, यानी कि इसके कला पक्ष को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा संस्मरण था इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली जो विशेषता थी स्टूडेंट वो थी चित्रात्मक वर्णन शैली। तो भाई लेखिका ने घटना को ऐसे तरीके से वर्णित किया है कि जो पूरा दृश्य है वो हमारे आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि हम स्वयं ठकुरी बाबा को अपने सामने देख रहे हो। उनकी जीवन शैली, उनका व्यवहार और उनके संघर्ष का जो चित्र है वो बहुत ही जीवंत बन जाता है। तो यही जो चित्रात्मक शैली है ये हमारे संस्मरण को रोचक और प्रभावशाली बनाती है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपनी संस्मरण में भावनात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। तो भाई इस संस्मरण की जो भाषा है वो अत्यंत भावपूर्ण और संवेदनशील है। उनके शब्दों में करुणा और अपनापन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो भाई जब पाठक ठकुरी बाबा के संघर्ष और सेवा भावना के बारे में पढ़ता है तो उसका जो मन होता है उसमें सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। तो यही जो भावनात्मक भाषा है वो इस रचना को दिल को छू लेने वाली बना देती है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने संस्मरण में सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। तो भाई लेखिका ने बहुत ही सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया है। कठिन शब्दों का जो प्रयोग है वो कम होने के कारण जो पाठक है वो आसानी से संस्मरण को समझ पाता है। इसी के साथ साथ इसकी जो भाषा है वो इतनी ज्यादा स्वाभाविक है कि ऐसा लगता है जैसे कोई सच्ची घटना सुनाई जा रहा हो। तो भाई यही जो सरलता है यही इस रचना को और अधिक प्रभावशाली भी बनाती है। इसी के साथ साथ इस संस्मरण में हमारे यथार्थवादी चित्रण को भी दिखाया गया है, यानी कि इस संस्मरण में जीवन की सच्चाई को बिना किसी अतिशोक्ति के प्रस्तुत किया गया है। गरीबी, संघर्ष, मानवीय संवेदनाओं का जो चित्रण है वो बिल्कुल वास्तविक लगता है और इसी कारण से जो पाठक है वो इस कहानी से जुड़ाव महसूस करता है। तो भाई लेखिका ने समाज के वास्तविक जीवन को बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। अगली जो विशेषता आती है वो आती है स्मृति आधारित प्रस्तुति को लेकर, यानी कि भाई ये जो संस्मरण है ये लेखिका की स्मृति यानी कि उसकी यादों पर आधारित है। तो भाई उन्होंने अपने अनुभवों को आत्मीयता और भावनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया। ऐसा लगता है कि जैसे जो लेखिका है वो अपने जीवन की सच्ची यादें हमारे साथ साझा कर रही हो। तो यही जो आत्मीयता है ये पाठक को इस रचना से गहराई से जोड़ देती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है स्टूडेंट वो आती है संक्षिप्त और प्रभावशाली प्रस्तुति को लेकर। तो भाई ये जो संस्मरण है ये बिना आवश्यक विस्तार के ठकुरी बाबा के पूरे व्यक्तित्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है और ये संस्मरण आकार में छोटे होते भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है और कम बातों शब्दों में गहरी बातें कह देता है। तो भाई यही जो संक्षिप्तता है यही इस संस्मरण की सबसे बड़ी विशेषता और यही एक सबसे अधिक इसको आकर्षक बनाती है।
तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने इस संस्मरण की विशेषता देखी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार आता है। तो आपको अपने आंसर के एंड में एक छोटा सा उपसंहार इस तरीके से ऐड कर देना है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है कि जो प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन जो हमारे ये संस्मरण है, इस संस्मरण की हमें मूल संवेदना बतानी है, यानी कि इससे हमें क्या संदेश मिला है वो हमें बताना है। इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस संस्मरण की विषय वस्तु बताइए, यानी कि इसमें किस किस विषय पर बात की गई है। और इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारे प्रेमचंद्र जी की चारित्रिक विशेषता है उसकी आपको व्याख्या करनी है, यानी कि उनकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। यानी कि आपको बताना है कि प्रेमचंद जी का जो स्वभाव है, उनका जो जीवन है, उनकी जो सोच है, उनका जो संघर्ष है और उनका जो मानवीय व्यक्तित्व है वो कैसा था। तो इस आंसर में हमें प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन संस्मरण की मूल संवेदना, विषय वस्तु और चारित्रिक विशेषताओं के बारे में बताना है। तो भाई सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो संस्मरण होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो संस्मरण होता है वो एक ऐसी विधा होती है जिसमें भी कोई भी व्यक्ति अपनी स्मृति के आधार पर अपने जीवन के अनुभव, अपने जीवन की घटना, इन सभी को भावनात्मक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है, उसी को ही हम कहते हैं हमारा संस्मरण। तो आज के इस आंसर में हम हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरण प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन को समझेंगे। और इस संस्मरण में लेखक ने महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के साथ बिताए गए 2 दिनों के अनुभव को बहुत ही भाविक और वास्तविक तरीके से प्रस्तुत किया है। तो भाई जब भी हिंदी साहित्य में सादगी, संघर्ष और मानवता की बात होती है तब जो प्रेमचंद जी का नाम है वो सबसे पहले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे केवल एक लेखक ही नहीं थे बल्कि वे एक समाज की आवाज भी थे। तो चलिए भाई ये तो हमने समझा कि संस्मरण क्या है और प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन संस्मरण में आखिर क्या बात की गई है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे प्रेमचंद है वे आखिर इतने महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, इतने ज़्यादा फेमस क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को लेकर। तो भाई सबसे पहले अगर हम बात करें उनके अत्यंत सरल जीवन शैली के बारे में, तो भाई आप सभी सोचिए, आप सभी कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा लेखक है जिसकी किताबें लोग पढ़ते हैं, जिसका पूरा नाम पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन उसका जो जीवन है वो बहुत ही साधारण है। तो जो हमारे प्रेमचंद थे वे भी बिल्कुल ऐसे ही थे। वे न बड़े कपड़े पहनते थे, न दिखावा करते थे और उनका जो रहन सहन था वो एक सामान्य इंसान के जैसा था। तो मान लो आज कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर या सेलिब्रिटी हो और फिर भी वह बिना घमंड के साधारण कपड़ों में लोगों से मिले तो लोग उसे देखकर और ज्यादा सम्मान देंगे। तो ठीक हमारे वैसे ही प्रेमचंद जी भी थे। उनकी जो सादगी थी उससे वे लोगों का दिल जीत लेते थे। उनका जो जीवन था, उनका जो रहन सहन था वो बहुत ही नॉर्मल था और वे किसी भी सुख सुविधाओं में इंटरेस्ट नहीं रखते थे। तो उनके लिए जो असली मानता वो पैसे या ऐशो आराम में नहीं बल्कि अच्छे विचारों में थी। अगर हम बात करें उनके आर्थिक कठिनाइयों के बीच जीवन को लेकर, तो भाई उनका जो जीवन था वो आसान नहीं था। उन्हें पैसों की बहुत ही ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। कई बार उनके घर की स्थिति इतनी खराब होती थी कि सामान्य जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन सोचिए भाई, इतनी समस्या के बावजूद भी उन्होंने अपना लेखन लिखना नहीं छोड़ा और आज बहुत लोग छोटी सी परेशानी आने पर अपने सपने छोड़ देते हैं। तो भाई प्रेमचंद जी का जो संघर्ष है वो उनकी कमजोरी उन्होंने नहीं बनने दिया। जैसे कि आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, अगर किसी छात्र के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो और फिर भी वह मेहनत करके पढ़ाई जारी रखे तो वही असली संघर्ष कहलाता है। तो ठीक यही संघर्ष प्रेमचंद जी के जीवन में भी दिखाई देता है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी समाज के लिए लिखना जारी रखा। अपना जो लेखन है, अपनी जो साहित्य रचना है उसको उन्होंने हमेशा लिखना जारी रखा। उनके विनम्र और सहज स्वभाव की अगर हम बात करें तो भाई अगर हम उनके स्वभाव को समझे तो इतने बड़े लेखक होने के बावजूद भी उनमें बिल्कुल भी अहंकार, बिल्कुल भी घमंड नहीं था। तो भाई वे हर व्यक्ति से प्रेम और सम्मान से मिलते थे। मान लो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति अपने फैंस से ठीक से बात भी ना करे तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे, लेकिन प्रेमचंद जी थे वे हर किसी को अपना मानते थे। उनका जो व्यवहार था वो इतना ज्यादा सरल था कि लोग उनसे मिलकर तुरंत प्रभावित हो जाते थे और यही कारण था कि लोग केवल उनके लेखन से नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व से भी प्रेरित होते थे। अगर हम बात करें उनके मानवीय संवेदना से परिपूर्ण के बारे में तो भाई उनकी प्रेमचंद जो थे हमारे, उनके अंदर बहुत ही गहरी मानवता थी। तो भाई वे गरीबों, मजदूरों और शोषित लोगों का दर्द समझते थे
उनकी जो कहानियां थी उनमें हमेशा समाज के कमजोर वर्ग की जो समस्याएं है वो हमें देखने को मिलती है। तो जैसे कि आप देखें, अगर सड़क पर कोई भूखा बच्चा दिखे और व्यक्ति उसकी मदद करे तो वही सच्ची मानवता है। तो प्रेमचंद जी भी समाज के दुख को अपना दुख मानते थे। उनकी जो रचनाएं थी वे केवल मनोरंजन ही नहीं करती थी बल्कि समाज की सच्चाई को भी दिखाती थी। तो वे चाहते थे कि लोग समाज की समस्याओं को समझे और फिर उनमें बदलाव यानी कि परिवर्तन को लाए। अगर हम बात करें उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण यानी कि यथार्थवादी सोच के बारे में, तो भाई प्रेमचंद जी कल्पनाओं की दुनिया में नहीं जीते थे। वे समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते थे। उन्होंने गरीबी, अन्याय, शोषण और सामाजिक कुरीतियों को अपनी कहानियों का विषय बनाया। तो आज सोशल मीडिया पर कई लोग केवल दिखावे की जिंदगी दिखाते हैं लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। तो प्रेमचंद जी जो थे वे ऐसे दिखावे के बिल्कुल खिलाफ थे। वे सच लिखते थे चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। तो इसी कारण से उन्हें हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा यथार्थवादी लेखक भी माना जाता है। उनकी एक भूमिका यह भी थी कि वे एक कर्तव्यनिष्ठ लेखक थे, यानी कि प्रेमचंद जी जो थे वे अपने लेखन को केवल काम ही नहीं मानते थे बल्कि अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी मानते थे। तो भाई वे नियमित रूप से लिखते थे और समाज को जागरूक करने का प्रयास करते थे। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा था। तो भाई जैसे कि एक सच्चा शिक्षक हर हाल में अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वैसे ही प्रेमचंद जी हर परिस्थिति में समाज को जागरूक करते रहे। तो भाई उनका मानना था कि जो साहित्य है वो समाज को बदल सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने लेखन को समाज सुधार का माध्यम भी बनाया। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने प्रेमचंद जी का सादगीपूर्ण व्यक्तित्व देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे संस्मरण की मूल संवेदना को लेकर आता है, यानी कि अब हम समझ लेते हैं कि ये हमारा जो संस्मरण है इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला। तो सबसे पहला आता है प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का आत्मीय चित्रण। तो भाई ये जो संस्मरण है, इस संस्मरण की सबसे बड़ी खास बात यह है कि लेखक ने प्रेमचंद जी को केवल एक लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में प्रस्तुत किया है। तो भाई जब लेखक प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन बिताता है तब वो उनके व्यवहार, उनकी सादगी और उनकी सोच को बहुत ही करीब से महसूस करता है। तो इसीलिए संस्मरण पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद प्रेमचंद जी से मिल रहे हो। तो भाई जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम किसी महान व्यक्ति के बारे में किताब में पढ़ते हैं तो हमें केवल जानकारी मिलती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक अनुभव सुनाता है तब वो जो कहानी है वो हमारे दिल को ज्यादा छूती है। तो ठीक इसी तरीके से लेखक ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व को जीवंत बना दिया है और यही इस संस्मरण की सबसे बड़ी संवेदना भी मानी जाती है। अगर हम बात करें इसके सादगी और मानवता के संदेश के बारे में, तो भाई इस संस्मरण में बार बार ये दिखाया गया है कि प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था। वे दिखावे और आडंबर से दूर रहते थे, लेकिन स्टूडेंट उनकी जो सादगी थी वो उनकी कमजोरी नहीं थी बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो वे हर इंसान के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते थे। और आज के समय में लोग महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां और पैसा देखकर किसी को महान मानते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी ये सिखाते हैं कि असली जो मानता है वो अच्छे व्यवहार और मानवता में होती है। तो मान लो कोई अमीर व्यक्ति गरीबों से गलत व्यवहार करे और दूसरी तरफ एक साधारण इंसान सबकी मदद करे, तो वास्तव में महान कौन होगा? वास्तव में वो गरीब व्यक्ति महान होगा। तो यही संदेश, यही संस्मरण देता है। तो भाई यही था हमारा सादगी और मानवता का संदेश। अगर हम बात करें उनके संघर्षशील जीवन के चित्रण के बारे में, तो भाई उनका जो जीवन था वो बहुत ही ज्यादा संघर्षों से भरा हुआ था। तो उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों, सामाजिक समस्याओं और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। तो भाई मान लीजिएगा अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे कम हो, घर की जिम्मेदारियां ज्यादा हो और फिर भी वह अपने सपनों के लिए मेहनत करता रहे, तो वही एक असली संघर्ष कहलाता है। तो प्रेमचंद जी भी बिल्कुल ऐसे ही थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी लेखन जारी रखा और समाज को वे जागरूक करते रहे। तो भाई यही संस्मरण हमें सिखाता है कि जीवन में समस्याएं आएगी, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम साहित्य और समाज के बारे में, संबंध के बारे में बात करें, तो भाई इस संस्मरण में ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो साहित्य है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता बल्कि समाज को बदलने का माध्यम भी होता है। तो भाई प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में समाज की सच्चाई दिखाई। उन्होंने गरीबी, अन्याय, शोषण और कुरीतियों को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। तो मान लीजिएगा अगर समाज में कोई समस्या हो और कोई लेखक उस समस्या को अपनी कहानी के माध्यम तक लोगों तक पहुंचाए, तो जो लोग हैं वे जागरूक होने लगते हैं। तो ठीक यही काम हमारे प्रेमचंद जी ने किया। उनका जो लेखक था वो समाज का दर्पण बन गया। तो इसीलिए उन्होंने केवल कथाकार ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी कहा जाता है। अगर हम बात करें मानवीय करुणा और सहानुभूति के बारे में, तो भाई जो प्रेमचंद जी के अंदर गरीब और दुखी लोगों के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण करुणा थी। तो वे समाज के कमजोर वर्गों की परेशानियों को समझते थे। उनकी कहानियों में किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों का जो दर्द है वो साफ दिखाई देता है। तो मान लो कोई व्यक्ति सड़क पर घायल इंसान को देखकर उसकी मदद करे तो वही सच्ची मानवता है। इसी तरीके से प्रेमचंद जी भी दूसरों के दुख को अपना दुख मानते थे। तो उनकी यही जो संवेदनशीलता है ये उन्हें महान बनाती है और यही संस्मरण हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देता है। अगर हम बात करें आदर्श लेखन के चित्रण के बारे में तो भाई इस संस्मरण में जो प्रेमचंद जी है उनको एक आदर्श के लेखक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वे केवल प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं लिखते थे बल्कि समाज की भलाई के लिए भी लिखते थे। तो उनका जो उद्देश्य था वो लोगों को जागरूक करना था। तो आज कई लोग केवल पैसे और लोकप्रियता के लिए काम करते हैं, लेकिन जो प्रेमचंद जी थे उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे मानते थे कि लेखक की जो जिम्मेदारी है वो समाज को सही दिशा दिखाना है और इसी कारण से उनका जो जीवन और उनका जो लेखन है वे दोनों ही प्रेरणादायक बन गए। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने इस संस्मरण की मूल संवेदना देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, वो आता है प्रेमचंद जी की चारित्रिक विशेषताओं को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्रेमचंद जी है उनका चरित्र चित्रण कैसा था, उनका चरित्र आखिर था कैसा। तो सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है सादगीपूर्ण जीवन को लेकर। तो भाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो बहुत ही साधारण था। वे दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। उनका जो रहन सहन था वो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति जैसा था। वे बड़े लेखक होने के बावजूद भी कभी घमंड नहीं करते थे। तो आज के समय में लोग सफलता मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी हमेशा जमीन से जुड़े रहे और उनकी यही सबसे बड़ी विशेषता थी। सेकंड विशेषता थी उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की। तो भाई प्रेमचंद जी जो थे वे बहुत ही ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे हमेशा सच के रास्ते पर चलते थे। मान लो किसी व्यक्ति को गलत काम करके फायदा मिल सकता हो, लेकिन फिर भी वही ईमानदारी चुने, तो यही उसका असली चरित्र होता है। तो प्रेमचंद जी भी हमारे ऐसे ही थे। उनकी जो ईमानदारी और उनका जो व्यक्तित्व है उसकी सबसे बड़ी ताकत ये मानी जाती थी। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है सहानुभूति और करुणा की। तो भाई उनके अंदर गरीबों और कमजोर लोगों के लिए गहरी सहानुभूति थी। वे समाज के दुख को महसूस करते थे। उनकी कहानियों में गरीब किसानों और मजदूरों की जो समस्याएं है वे साफ दिखाई देती थी और आज भी उनकी जो रचनाएं हैं उनको पढ़कर लोगों की जो आंखें है वो नम हो जाती है और यही उनकी करुणा की एक शक्ति थी। अगली जो विशेषता आती है वो आती है संघर्षशील स्वभाव को लेकर। यानी कि भाई जो हमारे प्रेमचंद जी थे उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। तो आर्थिक परेशानी, सामाजिक कठिनाइयां और जिम्मेदारियों के बावजूद वे लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे कि एक खिलाड़ी बार बार हारने के बाद भी अभ्यास नहीं छोड़ता, वैसे ही हमारे जो प्रेमचंद जी थे वे भी संघर्ष करते रहे। तो उनका जो जीवन है वो हमें मेहनत और धैर्य की प्रेरणा देता है। इसी के साथ साथ उनके अंदर कर्तव्य परायणता भी स्थित थी। तो भाई प्रेमचंद जी अपने काम के प्रति बहुत ही जिम्मेदार थे। वे लेखन को केवल पेशा ही नहीं बल्कि अपना कर्तव्य मानते थे। तो उनका जो उद्देश्य था, उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था समाज को सही दिशा देना। इसी के साथ साथ वे कठिन परिस्थितियों में भी लगातार लिखते रहे और यही उनकी कर्तव्य निष्ठा को भी दर्शाता है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है यथार्थवादी दृष्टिकोण की। तो भाई प्रेमचंद जी समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने लाते हैं। वे कल्पना की दुनिया में ही नहीं बल्कि सच्चाई में भी विश्वास करते थे। तो उन्होंने समाज में गरीबी, अन्याय और शोषण को अपनी कहानियों में दिखाया और आज भी उनकी जो रचनाएं हैं वे समाज की सच्चाई का आईना मानी जाती है। तो यही उनकी यथार्थवादी सोच थी और यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने प्रेमचंद जी की चारित्रिक विशेषताओं को समझा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आपका पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार यानी कि एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे वैष्णव जैन ध्वनि रूपक के उद्देश्य, मूल्य, तथ्य, उद्देश्य और प्रमुख विशेषताओं को बताना है। यानी कि भाई इसी क्वेश्चन को आपसे 3 से 4 तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। सबसे पहला तो ये कि जो वैष्णव जैन है उसके निहित उद्देश्य क्या है, उसके मूल तथ्य क्या है और उसके प्रमुख विशेषता क्या है। यानी कि इस आंसर में हमें बताना है कि वैष्णव जैन ध्वनि परक में निहित उद्देश्य क्या है, उसके मूल तथ्य क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इन्हीं तीनों चीजों के बारे में हमें हमारे आंसर नंबर 5 में लिखना है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ध्वनि रूपक साहित्य है वो आखिर होता क्या है। तो भाई ध्वनि रूपक साहित्य हमारी एक ऐसी विधा होती है
जिसमें कि किसी भी भावना को, अपने किसी सोच को, अपने किसी विचार को या अपने किसी मैसेज को हम म्यूजिक, शब्द या भाव के माध्यम से दूसरे को बताते हैं, दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उसी को ही हम ध्वनि रूपक साहित्य कहते हैं। तो भाई जो वैष्णव जन है ये हमारा एक ध्वनि रूपक साहित्य है और ये केवल भक्ति से जुड़ी रचना ही नहीं है, बल्कि यह हमें इंसानियत, करुणा, सेवा और सच्चे जीवन मूल्यों का पाठ पढ़ाती है। तो भाई वैष्णव जन का अर्थ क्या होता है आप उसको समझिए। वैष्णव जन का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भगवान का सच्चा भक्त हो और दूसरों के दुख दर्द को समझे। तो आज के समय में लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन कई बार इंसानियत को भूल जाते हैं। तो यही रचना हमें बताती है कि जो सच्ची भक्ति है वो मंदिर जाने में नहीं बल्कि लोगों की मदद करने में है। तो भाई यही था हमारा ध्वनि रूपक साहित्य और वैष्णव जन का अर्थ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वैष्णव जन का आदर्श स्वरूप को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे वैष्णव जन के आदर्श स्वरूप के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है दूसरों के दुख को समझने वाला व्यक्ति। तो भाई सबसे पहले आप वैष्णव जन का अर्थ समझिएगा। तो भाई सच्चा वैष्णव जन वही होता है जो कि दूसरों के दुख को महसूस करे। तो भाई अगर किसी इंसान के पास कोई भी परेशान हो और वह उसकी मदद के लिए आगे आए तो यही असली मानवता है। मान लो सड़क पर कोई घायल व्यक्ति पड़ा हो, बहुत लोग उसे देखकर निकल जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति उसकी मदद करेगा वही एक सच्चा वैष्णव कहलाएगा। तो भाई ये जो हमारी रचना है वैष्णव जन, इस रचना में यही बताया गया है कि सच्चा भक्त केवल अपनी खुशी के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के दर्द को भी अपना दर्द समझता है और यही करुणा इंसान को महान बनाती है। सेकंड आता है स्वार्थ से दूर रहने वाला व्यक्ति, यानी कि भाई जो वैष्णव जन होता है वो कभी भी स्वार्थी नहीं होता, कभी भी लालची नहीं होता। तो वह केवल अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी काम करता है। तो आज कई लोग मदद भी इसलिए करते हैं ताकि लोग उन्हें तारीफ करें, लेकिन सच्चा वैष्णव बिना किसी लालच के सेवा करता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गरीब बच्चों को पढ़ाए और बदले में कोई भी उम्मीद न रखे तो वही एक सच्ची सेवा है। तो यही जो रचना है ये हमें निस्वार्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। इसी तरीके से जो वैष्णव जन होगा वो अहंकार रहित और विनम्र स्वभाव वाला होगा। तो भाई सच्चे वैष्णव के अंदर जरा सा भी घमंड, जरा सा भी अहंकार नहीं होता है। तो वह सभी लोगों में विनम्रता और प्रेम से बात करता है। उसके लिए छोटा बड़ा, अमीर गरीब सब बराबर होते हैं। तो आज कई लोग थोड़ी सफलता मिलते ही दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन है वो हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। जैसे कि पेड़ पर फल आते हैं तो वह झुक जाता है, वैसे ही महान इंसान विनम्र होता है। तो यही जो विनम्रता है ये उसे सबसे अलग भी बनाती है। इसी तरीके से एक जो वैष्णव जन होगा वो सत्य और नैतिकता का पालन करेगा, यानी कि सच्चा वैष्णव हमेशा सच के रास्ते पर चलता है। तो भाई वह झूठ, छल, कपट, गलत काम इन सभी से दूर रहता है और उसके जीवन में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। मान लो किसी को गलत तरीके से फायदा मिल सकता हो लेकिन फिर भी वो ईमानदारी चुने तो वही उसका असली चरित्र होता है। तो भाई यही जो रचना है ये हमें सिखाती है कि सच्ची जो भक्ति है वो केवल पूजा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र भी है। इसी तरीके से वैष्णव जन के अंदर क्षमा और सहनशीलता का भाव भी होता है। तो भाई वैष्णव जन के अंदर क्षमा करने की शक्ति होती है। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता और बदले की भावना को नहीं रखता है। तो भाई आज समाज में जो लोग हैं वे छोटी बातों पर झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन सच्चा वैष्णव शांति और धैर्य को बनाए रखता है। जैसे कि आप देखें, अगर कोई व्यक्ति आपकी गलती माफ कर दे और प्यार से समझाए तो वह इंसान वास्तव में महान होता है। तो यही जो रचना है ये हमें सहनशील और शांत बनाने की प्रेरणा भी प्रदान करती है। नेक्स्ट जो आता है एक वैष्णव जन की विशेषता वो ये आती है कि उसके अंदर मानवता और सेवा भावना होती है। तो सच्चा वैष्णव मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करता है और समाज को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो भाई आज कई लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन दूसरों की मदद नहीं करते। तो यही रचना हमें बताती है कि सच्ची जो पूजा है वो इंसानियत है। तो अगर कोई भूखे व्यक्ति को खाना खिलाए, गरीब की मदद करे या दुखी इंसान को सहारा दे, वही एक असली सेवा है और यही इस रचना का सबसे बड़ा संदेश भी माना जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वैष्णव जन का आदर्श स्वरूप समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैष्णव जन ध्वनि परख के उद्देश्य को लेकर। तो भाई सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है मानवता का प्रसार करना। तो भाई इस रचना का मुख्य उद्देश्य इंसानियत की भावना को बढ़ाना है।
तो ये हमें सिखाती है कि धर्म का असली मतलब दूसरों की मदद करना है। अगर समाज में लोग एक दूसरे के दुख को समझने लगे तो जो समाज है, जो सोसाइटी है, वो बहुत ही बेहतर बन सकता है। तो यही कारण है कि इस रचना में करुणा और सेवा को सबसे बड़ा गुण बताया गया है। सेकंड जो उद्देश्य है वो है उसके नैतिक मूल्यों के विकास को लेकर। तो भाई ये जो रचना है ये हमें सत्य, ईमानदारी और अहिंसा जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। तो आज के समय में लोग सफलता के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन ये जो रचना है ये हमें बताती है कि सही रास्ता ही इंसान को महान बनाता है और यही नैतिकता समाज को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है अहंकार और स्वार्थ के त्याग को लेकर। तो वही यही रचना हमें घमंड और स्वार्थ छोड़ने का संदेश देती है। अगर इंसान केवल अपने बारे में सोचेगा तो समाज में प्रेम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब लोग निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तब समाज में भाईचारा भी बढ़ेगा और यही इस रचना की सबसे बड़ी सीख भी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामाजिक एकता के संदेश को लेकर। तो भाई ये जो रचना है ये सभी लोगों को समान मानने की प्रेरणा देती है। इसमें जाति, वर्ग और भेदभाव का विरोध किया गया है और आज समाज कई हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये जो रचना है ये हमें एकता और भाईचारे का रास्ता भी दिखाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है आध्यात्मिक जागरूकता का। तो भाई ये रचना हमें सच्ची भक्ति का अर्थ समझाती है। सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने में भी है। तो जब इंसान दूसरों के लिए जीने लगता है तब उसे अंदर से शांति मिलती है और यही हमारी आध्यात्मिकता का असली अर्थ होता है। इसी तरीके से अगला उद्देश्य आता है आदर्श जीवन की स्थापना। तो भाई इसके माध्यम से हम एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा भी लेते हैं। ये हमें बताती है कि अच्छा इंसान वही है जो दूसरों की खुशी और भलाई के लिए काम करे। अगर हर व्यक्ति इन गुणों को अपना ले तो समाज स्वर्ग जैसा बन सकता है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा वैष्णव जन ध्वनि परख का उद्देश्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वैष्णव जन की प्रमुख विशेषताओं को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो वैष्णव जन है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो भाई सबसे पहली जो विशेषता आती है वो आती है करुणा और सहानुभूति की। तो भाई वैष्णव जन की सबसे बड़ी विशेषता है करुणा। तो सच्चा वैष्णव वही होता है जो कि दूसरों के दुख को समझे और उनकी मदद करने के लिए आगे आए। तो अगर कोई व्यक्ति किसी गरीब, दुखी या जरूरतमंद इंसान की सहायता करता है तो वही असली मानवता भी कहलाती है। तो भाई आज कई लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वैष्णव जन जो होगा वो दूसरों की खुशी और दुख दोनों को ही महसूस करता है। तो यही दया और सहानुभूति उसको महान बनाती है। सेकंड विशेषता आती है सादगी और विनम्रता। तो भाई सच्चा वैष्णव कभी भी दिखावा नहीं करता, उसका जो जीवन होगा वो बहुत ही सरल और शांत होता है। तो वह धन, घमंड और बड़ेपन का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि सभी लोगों से प्रेम और विनम्रता से बात भी करता है। तो जैसे फल से भरा पेड़ हमेशा झुक जाता है वैसे ही जो महान हमेशा है वो हमेशा विनम्र रहता है। तो यही जो सादगी है ये उसके व्यक्तित्व को खास बनाती है। नेक्स्ट विशेषता आती है सत्य और धर्म के पालन को लेकर। तो भाई वैष्णव जन जो होगा वो हमेशा सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है। तो वह झूठ, छल, कपट और गलत कामों से दूर रहता है। और आज के समय में लोग जल्दी सफलता पाने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन जो ये रचना है ये हमें सिखाती है कि सच्चा इंसान वही है जो कि हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे। तो उसका जो चरित्र है वो साफ और पवित्र होता है और यही नैतिकता उसे समाज में सम्मान दिलाती है। नेक्स्ट जो विशेषता आती है वो आती है परोपकार की भावना को लेकर। तो भाई वैष्णव जन जो होता है वो हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। तो वह निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता करता है। अगर कोई व्यक्ति भूखे को खाना खिलाए, गरीब की मदद करे या दुखी इंसान को सहारा दे तो वही सच्चा परोपकार है। तो यही रचना हमें बताती है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और यही भावना समाज को बेहतर बनाती है। अगली विशेषता आती है अहिंसा और शांति को। तो भाई सच्चा वैष्णव अहिंसा, हिंसा, क्रोध और झगड़े से दूर रहता है। तो वे प्रेम, शांति और भाईचारे में विश्वास करता है। तो आज छोटी छोटी बातों पर लोग लड़ने लगते हैं, लेकिन जो वैष्णव जन होगा वो धैर्य और शांति को बनाए रखता है। तो उसका जो शांत स्वभाव है वो समाज में प्रेम और एकता फैलाता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी होती है। नेक्स्ट लास्ट जो विशेषता आती है स्टूडेंट वो हमारे समानता के भाव को लेकर आती है। तो भाई वैष्णव जन सभी इंसानों को समान मानता है। वह जाति, धर्म, अमीर, गरीब या ऊंच नीच में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। तो उसके लिए हर इंसान बराबर होता है और यही जो सोच है ये समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत बनाती है। तो आज समाज में कई तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो रचना है ये सबको समान नजर से देखने की प्रेरणा देती है। तो भाई यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने वैष्णव जन की प्रमुख विशेषताएं देखी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है
उसमें समझ लेते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे शायद बीज नाटक के मूल प्रतिपाद यानी कि मुख्य विषय को समझाने के लिए कहा गया है। साथ ही आपको इस क्वेश्चन से घुमा फिराकर या अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा ये नाटक है इसमें आधुनिक मध्य वर्गीय जीवन की जो समस्याएं हैं, उनका मानसिक तनाव है और सामाजिक संघर्ष है, वे किस प्रकार से दिखाए गए हैं। यानी कि आपको समझाना है कि आज का मध्य वर्गीय इंसान आर्थिक दबाव, दिखावे और मानसिक उलझनों के बीच कैसे संघर्ष कर रहा है। तो इसी आंसर में हमें ये 2 चीजें बतानी है। सबसे पहले शायद बीज नाटक का प्रतिपाद्य है और सेकंड जो उसके बीच जो संघर्ष है वो कैसे चल रहा है। तो चलिए इस आंसर की जो शुरुआत है वो हम कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो नाटक है वो आखिर होता क्या है। तो भाई नाटक हमारी वो विधा होती है जिसमें किसी भी समस्याओं को, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो नैतिक हो, चाहे वो मानवीय हो, यानी कि किसी भी समस्याओं को जब हम दूसरों के सामने दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसी को हम नाटक कहते हैं। तो भाई आज हम जो बात करेंगे वो हम शायद नाटक के बारे में बात करेंगे। तो भाई ये जो नाटक है ये किसी राजा महाराजा की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले सामान्य मध्य वर्गीय लोगों की कहानी है। तो आज हर इंसान अच्छी जिंदगी चाहता है, बड़ा घर चाहता है, ज्यादा पैसा चाहता है, लेकिन इन सपनों को पूरा करने की दौड़ में वह मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और असंतोष का शिकार हो जाता है। तो यही जो सच्चाई है ये हमारे शायद बीज नाटक में दिखाई गई है। तो ये तो हमने समझा कि नाटक क्या होता है और शायद बीज नाटक में किसके बारे में वर्णन किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मध्य वर्गीय जीवन की आर्थिक समस्याओं को लेकर। तो सबसे पहली जो समस्या आती है स्टूडेंट, वो आती है आय और आवश्यकताओं में असंतुलन को लेकर। तो स्टूडेंट मध्य वर्गीय परिवार की यानी कि जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली होती है उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनकी जो आय है वो सीमित होती है, लेकिन जो जरूरत है, जो नीड्स है, वे बढ़ती रहती है। यानी कि यहाँ पर जो कमाई होगी, जो सैलरी होगी वो तो कम होगी, लेकिन जो स्पेंड यानी कि जो खर्च होंगे वे ज्यादा होंगे। यानी कि इस कारण से जो हमारा घर है उसमें तनाव पैदा होता है। तो आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 हो लेकिन खर्च 30,000 हो जाए तो वह हमेशा चिंता में ही रहेगा। तो यही जो स्थिति है ये इस नाटक में दिखाई गई है। सेकंड जो समस्या है वो है बढ़ता उपभोक्तावाद। तो भाई आज समाज में दिखावे की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदने लगे हैं, मोबाइल, गाड़ी, महंगे कपड़े, बड़ी लाइफ स्टाइल, इन सभी को दिखाने की जो होड़ है, जो प्रतिस्पर्धा है वो लगी हुई है। तो इसी कारण से जो लोग हैं वे कर्ज और आर्थिक दबाव में फंस जाते हैं। तो नाटक में यही दिखाया गया है कि दिखावे की जिंदगी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। नेक्स्ट जो समस्या आती है स्टूडेंट वो आती है रोजगार की अनिश्चितता को लेकर। तो भाई मध्य वर्गीय व्यक्ति यानी कि जो एक मिडिल क्लास लोग होगा वो हमेशा नौकरी को लेकर डरा रहता है। तो उसे हर समय यह चिंता रहती है कि कहीं नौकरी चली गई तो क्या होगा। तो इस डर के कारण उसका जो मानसिक तनाव है वो भी बढ़ता है, परिवार की जिम्मेदारियां और ज्यादा भारी लगने लगती है। तो आज के समय भी ये जो स्थिति है ये हमें देखने को मिलती है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में। अगली जो समस्या आती है वो आती है महंगाई के प्रभाव को लेकर। तो भाई जैसे कि आप सभी देख ही रही है कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती महंगाई ने मध्य वर्गीय जीवन को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो रोजमर्रा यानी कि जो डेली लाइफ की जो हमारी चीजें हैं वे इतनी ज्यादा महंगी हो गई है कि सामान्य व्यक्ति के लिए खर्च संभालना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इससे जो व्यक्ति है वो हमेशा आर्थिक संघर्ष में फंसा रहता है और यही जो वास्तविकता है ये हमारे नाटक में दिखाई गई है। इसी तरीके से सामाजिक दबाव की समस्या भी दिखाई गई है। तो भाई आज जो लोग हैं वे समाज में सम्मान पाने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं। तो कई बार तो लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं और इसी कारण से जो आर्थिक स्थिति है उनकी वो और ज्यादा खराब हो जाती है और ये हमारी सामाजिक असमानता को भी दिखाता है। तो ये नाटक दिखाता है कि समाज का जो दबाव है वो इंसान को दिखावे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर देता है। अगली जो समस्या आती है वो आती है आर्थिक असुरक्षा की भावना को लेकर। तो भाई मध्य वर्गीय इंसान हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। तो उसे डर रहता है कि अगर कोई बड़ी समस्या आ गई तो वो क्या करेगा। तो इसी डर के कारण मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और यह असुरक्षा आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुकी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि मध्य वर्गीय जीवन की आर्थिक समस्याएं क्या क्या है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मध्य वर्गीय मानसिकता और द्वंद्व को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि मध्य वर्गीय लोगों की मानसिकता क्या होती है, उनको बीच क्या द्वंद्व होता है।
तो सबसे पहला आता है आकांक्षा और वास्तविकता के टकराव को लेकर। तो भाई हर इंसान के जो सपने होते हैं वे बड़े होते हैं, तो हर इंसान बड़े सपने देखता है, लेकिन कई बार उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाती। तो इसी कारण से जो व्यक्ति है वो अंदर से टूटने लगता है, उसके सपने और वास्तविकता के बीच जो संघर्ष है वो पैदा हो जाता है। तो आज कई लोग बड़ी नौकरी, बड़ा घर और आरामदायक जीवन चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनका साथ नहीं देती और यही अधूरे सपने मानसिक तनाव और निराशा को भी जन्म देते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आत्मसम्मान और दिखावे के संघर्ष का। तो भाई मध्य वर्गीय जो हमारे लोग होते हैं वे समाज में सम्मान चाहते हैं, लेकिन कई बार वे सम्मान पाने के लिए दिखावे का सहारा लेने लगते हैं। बाहर से तो वे खुश दिखाई देते हैं, लेकिन वे अंदर से परेशान रहते हैं। तो यही जो मानसिक द्वंद्व है ये हमारे नाटक में दिखाया गया है कि आज जो लोग हैं वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करने लगते हैं और इसी दिखावे के कारण आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो दबाव है वो बढ़ जाता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है संस्कार और आधुनिकता के टकराव को लेकर। तो भाई आज का जो इंसान है वो परंपरागत संस्कारों और आधुनिक जीवन शैली के बीच फंस गया है। तो वे ये समझ ही नहीं पाता कि किस रास्ते को चुने और इसी कारण उसके जीवन में भ्रम और तनाव पैदा होता है। तो एक तरफ परिवार के पुराने संस्कार है और दूसरी तरफ आधुनिक सोच और स्वतंत्र जीवन की चाह। तो इन्हीं दोनों के बीच संतुलन बनाना व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा कठिन होता जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का दबाव। तो भाई हर व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, लेकिन परिवार और जिम्मेदारियां उसको रोक देती है और इसी कारण से वो मानसिक दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि वो अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जी पा रहा है और मध्य वर्गीय व्यक्ति अपने सपनों और पारिवारिक कर्तव्यों के बीच उलझा रहता है। तो यही जो दबाव है ये दबाव उसके जीवन को और ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा टेंशन वाला बना देता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है संतोष की कमी को लेकर। तो भाई मध्य वर्गीय व्यक्ति हमेशा और ज्यादा पाने की इच्छा रखता है, यानी कि उसमें लोभ की भावना होती है। तो वह अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं रह पाता, इसी कारण से जो मानसिक शांति है वो खत्म हो जाती है। तो आज तुलना की भावना जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, इसीलिए जो व्यक्ति है वो हमेशा दूसरों से आगे निकलना चाहता है और यही जो असंतोष है यही उसे कभी पूरी तरीके से खुश नहीं रहने देता। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आत्म पहचान का संकट। तो भाई आज का जो इंसान है वो खुद को समझ ही नहीं पा रहा, तो वह यह तय ही नहीं कर पाता कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। समाज की अपेक्षाओं और अपनी इच्छाओं के बीच वो उलझ जाता है। तो कई बार तो व्यक्ति दूसरे को खुश करने में इतना खो जाता है कि वो अपनी असली पहचान तक भूल जाता है और यही आत्म पहचान का जो संकट है ये आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा मध्य वर्गीय मानसिकता और द्वंद्व। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक यथार्थ के चित्रण को लेकर। तो भाई अब हम कर लेते हैं सामाजिक यथार्थ का चित्रण। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मध्य वर्गीय परिवार के चित्रण के बारे में। तो भाई ये जो नाटक है इस नाटक में एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार के जीवन को दिखाया गया है। तो उनकी जो समस्याएं हैं वे बिल्कुल वास्तविक लगती है और इसी कारण से जो पाठक है वो खुद को इस नाटक से जोड़ पाता है। तो घर के खर्च, जिम्मेदारियां और मानसिक तनाव जैसी जो समस्याएं हैं वे हर वर्गीय मध्य वर्गीय परिवार में दिखाई देती है और यही जो वास्तविकता है ये इस नाटक को प्रभावशाली बनाती है। सेकंड चित्रण आता है आर्थिक असमानता का। तो भाई समाज में अमीर और मध्यम वर्गों के बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मध्य वर्गीय जो व्यक्ति होगा वो हमेशा दबाव महसूस करता है और यही नाटक इसी असमानता को उजागर करता है। तो अमीर वर्ग सुख सुविधाओं से भरा जीवन जीता है, जबकि मध्य वर्गीय वर्ग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है। तो यही जो अंतर है यही अंतर समाज में तनाव और असंतोष को पैदा करता है। अगला जो चित्रण आता है वो आता है मानसिक तनाव का चित्रण। तो भाई नाटक में पात्रों के मानसिक संघर्ष और चिंता को बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया गया है। तो बाहर से तो सब सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से हर व्यक्ति तनाव में जी रहा होता है। तो नौकरी, भविष्य और परिवार की जो चिंता है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है और यही जो तनाव है ये आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी बन चुका है। अगला अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे संबंधों में परिवर्तन की। तो भाई आज परिवार और समाज के रिश्तों में बदलाव आ गया है, प्रेम और अपनापन खत्म होता जा रहा है और जो तनाव, जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। तो नाटक इसी बदलते सामाजिक संबंधों को दिखाता है। भौतिकवाद और व्यस्त जीवन के कारण जो लोग हैं उनके बीच दूरी बढ़ने लगी है और इसी कारण से रिश्तों में पहले जैसा विश्वास और अपनापन जो है वो कम होता जा रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भौतिकवाद के प्रभाव को लेकर। तो भाई आज जो लोग हैं वे पैसे और सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं और इस कारण से नैतिक मूल्य कमजोर होते जा रहे हैं। व्यक्ति अंदर से खाली महसूस करने लगा है।
तो लोग भारी सुख पाने की कोशिश में मानसिक शांति खोते जा रहा है और यही भौतिकवादी सोच समाज को धीरे धीरे संवेदनहीन बना रही है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आधुनिक जीवन की विडंबना को लेकर। तो भाई आधुनिकता जो है, जो मॉडर्निटी है, उसने जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है लेकिन उसने तनाव यानी कि टेंशन को भी बढ़ा दिया है। तो आज इंसान बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से परेशान और असंतुष्ट रहता है। तो मोबाइल, इंटरनेट और आधुनिक साधनों ने जीवन आसान किया है, फिर भी जो मानसिक शांति है वो कम होती जा रही है। तो यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि सामाजिक यथार्थ का चित्रण क्या था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है कि जो अंगद का पाव व्यंग है उसको हमें समझाना है, यानी कि इस व्यंग की हमें विषय वस्तु लिखनी है। और इसी क्वेश्चन को आपसे घुमा फिरा के इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस व्यंग में निहित व्यंग का विवेचन कीजिए और विश्लेषण कीजिए। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है कि लेखक ने समाज की रूढ़ियों, दिखावे, स्वार्थ, अहंकार और मानव की कमजोरियों पर किस प्रकार कटाक्ष किया है। यानी कि आपको समझाना है कि आज का जो इंसान है वो समाज में सम्मान पाने, दिखावा करने और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कैसे पाखंड और गलत मानसिकता का शिकार हो जाता है। तो ओवरऑल हमें इसमें अंगद का पाव जो व्यंग है उसकी विषय वस्तु, उसका विवेचन और उसका विश्लेषण करना है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो व्यंग होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई व्यंग हमारी एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि किसी भी समाज, किसी भी राजनीति या फिर किसी की भी स्वभाव की अगर हम कमजोरियां, उसकी जो पाखंड है, उसकी जो विसंगता है, यानी कि उसकी जो चुनौती है, उन सभी को हास्य या तीखे, इन दो तरीके में से किसी भी एक तरीके से प्रस्तुत कर देते हैं तो उसी को हम व्यंग कहते हैं। तो भाई आज का जो हमारा व्यंग है वो है अंगद का पाव। तो भाई ये जो रचना है ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं लिखी गई बल्कि ये समाज की उन सच्चाई को सामने लाती है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो भाई आज लोग बाहर से आदर्श बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थ, दिखावा और अहंकार से भरे होते हैं। तो यही जो सच्चाई है, यही सच्चाई हमारे अंगद के पाव में दिखाई गई है। तो भाई अभी तक हमने समझा कि व्यंग क्या है और अंगद के पाव में किस चीज का वर्णन किया गया है। अब हम समझ लेते हैं कि जो सामाजिक रूढ़ियां है उस पर व्यंग क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम समझेंगे परंपराओं का आधुनिकीकरण। तो भाई समाज में कई लोग बिना सोचे समझे पुरानी परंपराओं का पालन करते रहते हैं, तो उन्हें ये समझने की जरूरत महसूस ही नहीं होती कि कौन सी परंपरा सही है और कौन सी परंपरा गलत है। तो इसी कारण से जो हमारा समाज है उसमें अंधविश्वास और रूढ़िवाद बढ़ने लगता है। जैसे कि कई लोग सिर्फ इसलिए किसी काम को गलत मान लेते हैं क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं होता, तो भले ही जो वो बात है वो तर्कसंगत हो लेकिन लोग बदलाव स्वीकार ही नहीं करते। तो यही जो मानसिकता है यही इस रचना में व्यंग के रूप में दिखाई गई है। सेकंड जो आता है वो आता है रीति रिवाजों का दिखावा। तो भाई आज जो समाज है उसमें जो दिखावा है वो बहुत ही बढ़ गया है। तो लोग अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसको छुपाते हैं और दूसरों के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देखें शादी ब्याह में जो लोग होते हैं वे अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करते हैं ताकि समाज में उनकी जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है वो बनी रही। तो बाद में वही जो लोग हैं वे आर्थिक परेशानी में फंस जाते हैं और जिस समाज को, जिन लोगों को दिखाने के लिए वे खर्च करते हैं वे कहीं ना कहीं उनकी बुराई कर देते हैं। तो भाई रचना में जो लेखक है उसने इसी दिखावे पर तीखा व्यंग किया है। अगला जो व्यंग आता है वो आता है सामाजिक प्रतिष्ठा की होड़ को लेकर। तो भाई हर व्यक्ति समाज में सम्मान और पहचान चाहता है, तो लेकिन कई बार जो लोग हैं वे सम्मान पाने के लिए अनावश्यक प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं जिस कारण से तनाव और असंतोष बढ़ जाता है। तो भाई जैसे कि आप देखें आज सोशल मीडिया पर लोग अपनी लाइफ को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि वास्तविक जीवन में वे लोग परेशान होते हैं। तो यही बाहरी चमक और अंदर की सच्चाई इस व्यंग का एक मुख्य हिस्सा है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है अंधविश्वास के प्रभाव को लेकर। तो भाई समाज में कई लोग तर्क से ज्यादा डर और अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं, तो इसी कारण से वे गलत फैसले लेने लगते हैं। जैसे कि आप देखें कुछ लोग मेहनत करने की बजाय भाग्य और टोने टोटकों पर भरोसा करने लगते हैं। तो लेखक ने इसी मानसिकता को हास्य और व्यंग के माध्यम से दिखाया है कि जो अंधविश्वास है उसका आखिर क्या प्रभाव पड़ा है। अगला पॉइंट आता है परंपरा बनाम आधुनिकता का संघर्ष। तो भाई आज समाज में पुरानी सोच और नई सोच के बीच जो लगातार टकराव है वो हमें देखने को मिलता जा रहा है। तो लोग बदलाव से डरते हैं और नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। जैसे कि आप देखें घर के बड़े लोग कई बार नई पीढ़ी की सोच को गलत मान लेते हैं जबकि जो समय है वो बदल चुका होता है।
तो यही जो संघर्ष है वो इस रचनात्मक में व्यंग्यात्मक रूप में दिखाया गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक पाखंड का। तो भाई कई बार लोग जो होते हैं वे बाहर से बहुत अच्छे और आदर्श दिखाई देते हैं, लेकिन वे अंदर से होते लालची और स्वार्थी। तो यही दोहरी मानसिकता समाज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जैसे कि आप देखिए, कुछ लोग सोशल मीडिया पर समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में किसी की मदद नहीं करते। तो लेखक ने इसी पाखंड को हमारे सामने उजागर किया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा सामाजिक रूढ़ियों पर व्यंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मानव स्वभाव पर व्यंग। तो अभी तो हमने सामाजिक रूढ़ियों पर समझा, अब हम समझ लेते हैं मानव स्वभाव पर। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है स्वार्थी प्रवृत्ति को लेकर। तो भाई आज के समय में जो इंसान है वो पहले अपने फायदे के बारे में सोचता है और बाद में दूसरों के बारे में। तो जब व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगता है तब रिश्तों में विश्वास और अपनापन कम होने लगता है। जैसे कि आप देखें, ऑफिस में प्रमोशन के समय अच्छे दोस्त भी एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तो भाई इसी तरीके से जो स्वार्थी प्रवृत्ति है वो हमें देखने को मिलती है। तो लेखक इसी स्वार्थी मानसिकता पर व्यंग करता है और बताता है कि जो स्वार्थ है वो इंसानियत को कमजोर बना देता है। सेकंड आता है अहंकार और घमंड। तो भाई रचना में लेखक ने उन लोगों पर भी व्यंग किया है जो अपने पैसे, पद या ज्ञान का घमंड करते हैं। तो अहंकार जो है, जो घमंड है, वो इंसान को वास्तविकता से दूर कर देता है और उसे लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। तो भाई जैसे कि आप देखिए, आज का जो समय है, आज के समय में कई लोग छोटी सफलता मिलते ही दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। तो लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए जो लेखक है वो घमंड को इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी भी बताता है। अगला जो आता है मानव स्वभाव वो आता है लालच और लोभ। तो भाई जब इंसान जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा रखने लगता है तब वो लालच का और लोभ का शिकार हो जाता है। तो लालच इंसान से सही और गलत का फर्क छीन लेता है। तो जैसे कि आप देखिए, आज जो कई लोग हैं वे ज्यादा पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते भी अपनाने लगते हैं। तो लेखक बताता है कि जो लालच है वो इंसान को कभी संतुष्ट नहीं रहने देता और अंत में वह दुख का कारण भी बनता है। नेक्स्ट जो व्यंग आता है वो आता है दिखावे की प्रवृत्ति को लेकर। तो भाई आज जो लोग हैं वे अपनी वास्तविक स्थिति छुपाकर दूसरों के सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दिखावा है ये धीरे धीरे इंसान की हैबिट बन जाता है, उसकी आदत बन जाता है। तो जैसे कि आप देखिए, सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाते हैं जबकि असल जिंदगी में वे लोग परेशान होते हैं। तो लेखक इसी नकली जीवन शैली पर भी व्यंग करता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है निर्णय लेने में असमर्थता को लेकर। तो भाई रचना में दिखाया गया है कि कई बार जो इंसान है वो सही निर्णय नहीं ले पाता और हमेशा असमंजस में रहता है। तो डर और कंफ्यूजन उसकी सोच का कमजोर बना देती है। जैसे कि आज कई युवा करियर को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं। तो लेखक बताता है कि निर्णय लेने की जो कमजोरी है वो जीवन को और ज्यादा कठिन बना देती है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है डर और असुरक्षा का। तो भाई आज का इंसान हमेशा किसी न किसी डर में जी रहा है। तो किसी को नौकरी जाने का डर है तो किसी को फ्यूचर की टेंशन है। तो भाई कई लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान की खुशी को खो देते हैं। तो लेखक इसी मानसिक स्थिति पर व्यंग करते हुए बताता है कि जो डर है वो इंसान को अंदर से कमजोर बनाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा मानव स्वभाव पर व्यंग। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है व्यंग का उद्देश्य और उसके संदेश को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो हमारे ये व्यंग थे इनका उद्देश्य क्या है और ये हमें क्या संदेश देना चाहता है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है सामाजिक सुधार की प्रेरणा। तो भाई इस व्यंग का उद्देश्य केवल लोगों को हंसाना ही नहीं बल्कि समाज में सुधार की प्रेरणा भी देना है। तो लेखक लोगों को उनकी गलतियां, उनकी कमजोरियों का एहसास कराना चाहता है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलत आदतों को पहचानता है तभी वह खुद को बेहतर बना पाता है। तो इसीलिए जो लेखक है वो व्यंग के माध्यम से समाज को जागरूक करने की कोशिश करता है। सेकंड जो उद्देश्य आता है वो आता है पाखंड का पर्दाफाश। तो भाई रचना में समाज के उन लोगों की सच्चाई दिखाई गई है जो कि बाहर से आदर्श बनते हैं लेकिन अंदर से स्वार्थी होते हैं। तो लेखक इस दोहरी मानसिकता पर तीखा व्यंग करता है। तो कुछ लोग समाज सेवा की बात तो करते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं करते। तो यहीं पर लेखक बताता है कि यही जो पाखंड है ये समाज की सबसे बड़ी कमजोरी भी माना जाता है। अगला जो उद्देश्य आता है वो आता है मानव स्वभाव की आलोचना। तो भाई इस रचना में जो इंसान की कमजोरियां है जैसे कि स्वार्थ, घमंड, लालच, इन सभी को उजागर किया गया है। तो लेखक चाहता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार के बारे में सोच सके। तो जब इंसान केवल अपने फायदे के बारे में सोचने लगता है तब रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। तो इसी सच्चाई को लेखक ने व्यंग्यात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया है। अगला जो उद्देश्य आता है स्टूडेंट वो आता है हास्य के माध्यम से शिक्षा को लेकर। तो भाई लेखक ने गंभीर बातों को सीधे कहने की बजाय हास्य और व्यंग के माध्यम से समझाया है। तो इससे जो संदेश है वो और ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा रोचक बन जाता है।
तो अगर किसी गलती को मजेदार तरीके से बताया जाए तो लोग उसे जल्दी समझते हैं और याद भी रखते हैं। इसी कारण से ये जो रचना है ये पाठकों पर गहरा प्रभाव भी छोड़ती है। अगला जो उद्देश्य है वो है यथार्थ का चित्रण। तो भाई इस व्यंग में समाज की वास्तविक समस्याएं और कमजोरियों को दिखाया गया है। लेखक ने जीवन की सच्चाइयों को बिना किसी बनावट के प्रस्तुत किया है। तो आज भी लोग दिखावे, अंधविश्वास और स्वार्थ के कारण परेशान हैं और इसी वजह से ये जो रचना है ये आज के समय में भी प्रासंगिक लगने लगती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है चिंतन को प्रेरित करना। तो भाई ये जो रचना है ये पाठक को अपने व्यवहार और सोच के बारे में विचार करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक बताता है कि इंसान को स्वार्थ, अहंकार और दिखावे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति सादगी और अच्छे व्यवहार को अपनाता है तभी उसे वास्तविक खुशी और सम्मान मिलता है। तो यही इस व्यंग का सबसे बड़ा संदेश है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कि व्यंग का उद्देश्य और व्यंग के संदेश क्या थे। इसके बाद आपका जो ओवरऑल आता है वो आपका ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आखिर हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे ठेले पर हिमालय जो यात्रा वृत्तांत है उसका सार लिखने के लिए कहा गया है। तो इसी क्वेश्चन से को आपको घुमा फिरा के या अथवा करके ये भी पूछा जा सकता है कि जो लेखक है उसने हिमालय यात्रा के अनुभव, प्राकृतिक सौंदर्य, कठिनाइयों और सामाजिक यथार्थ को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। यानी कि आपको यात्रा अनुभव पर प्रकाश डालना है। इसी के साथ साथ आपको इस यात्रावर्त की समीक्षा भी करनी है, यानी कि आपको बताना है कि ये जो यात्रा है ये केवल घूमने की कहानी नहीं है बल्कि जीवन के संघर्ष, प्रकृति की सुंदरता और मानव व्यवहार की सच्चाइयों को भी दिखाती है। तो यही सभी हमें बताना है ठेले पर हिमालय का यात्रा वृत्तांत का सार, उसके यात्रा अनुभव और उसकी समीक्षा। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो यात्रा वृत्तांत होता है वो आखिर होता क्या है। तो भाई यात्रा वृत्तांत हमारी एक ऐसी विधा होती है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अपने जो यात्रा के अनुभव है उनको हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो उसी को ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो भाई जब भी हम हिमालय का नाम सुनते हैं हमारे मन में बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवा और सुंदर वादियों की तस्वीर बनने लगती है। लेकिन ये जो यात्रा है ये केवल प्राकृतिक सुंदरता की कहानी नहीं है, क्योंकि इस रचना में लेखक ने यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयाँ, लोगों के व्यवहार और समाज की वास्तविकता को भी बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। तो यही कारण है कि ये जो यात्रा वृत्तांत है ये केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि जीवन का अनुभव भी बन जाता है। तो भाई यही था, हमने समझा कि यात्रा वृत्तांत आखिर होता क्या है और ठेले पर हिमालय यात्रा वृत्तांत में किस चीज का वर्णन किया गया है। तो भाई अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं हमारे यात्रा का प्रारंभ और उसका उद्देश्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारी ये यात्रा थी इसकी प्रेरणा क्या है। तो भाई लेखक हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और भव्यता को दिखाने के लिए यात्रा पर निकलता है। तो उसके मन में उत्साह, उसके मन में जिज्ञासा और प्रकृति को करीब से देखने की इच्छा होती है। तो हिमालय उसे अपनी ओर आकर्षित करता है और वह वहीं से ही अपनी आकर्षण यात्रा की शुरुआत करता है। तो जैसे कि आज लोग शहरों की भीड़ और तनाव से शांति पाने के लिए पहाड़ों पर जाना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से लेखक भी प्रकृति के बीच सुकून और नया अनुभव खोजने निकलता है। अब अगर हम बात करें यात्रा की तैयारी के बारे में, तो भाई लेखक जो है वो साधारण साधनों के साथ यात्रा शुरू करता है और यात्रा का जो उद्देश्य था वो आराम नहीं बल्कि अनुभव प्राप्त करना था। तो यात्रा में अधिक सुविधाएं नहीं है फिर भी उसका जो उत्साह है वो बना रहता है। तो भाई कई लोग एडवेंचर ट्रिप पर कम सुविधाओं में भी खुशी से यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य है वो नई चीजों को सीखना होता है और लेखक भी इसी भावना के साथ यात्रा करता है। इसी के साथ साथ यात्रा में साथियों का सहयोग भी है। तो भाई यात्रा के दौरान लेखक को अलग अलग स्वभाव के लोग मिलते हैं, कुछ लोग मददगार होते हैं तो कुछ स्वार्थी। तो इसी कारण से जो यात्रा है वो और ज्यादा रोचक भी बन जाती है। तो भाई किसी लंबी यात्रा में कुछ लोग हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं जबकि कुछ केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। तो लेखक ने इसी मानव स्वभाव को यात्रा के माध्यम से दिखाया है। अगला आता है हमारा प्रकृति से पहला सामना। तो भाई जैसे जैसे लेखक हिमालय के करीब पहुंचता है वैसे वैसे उसे प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देने लगता है। जैसे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा उसके मन को आकर्षित करती है और यही जो अनुभव है यही अनुभव उसके लिए अविस्मरणीय यानी कि कभी न भूलने वाला बन जाता है। तो जैसे कि पहली बार किसी पहाड़ी स्थान पर पहुंचकर व्यक्ति प्रकृति की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, वैसा ही अनुभव लेखक को भी होता है। इसी के साथ साथ जो यात्रा थी उसकी कठिनाइयां भी थी।
तो भाई यात्रा का जो रास्ता था वो आसान नहीं होता, थकान, असुविधाएं और कठिन रास्ते यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। लेकिन जो हमारा लेखक है वो यहाँ पर हार नहीं मानता और आगे बढ़ता रहता है। तो भाई पहाड़ों की यात्रा में कई बार लंबा पैदल चलना पड़ता है और मौसम भी कठिन हो जाता है, फिर भी जो लोग हैं वे नए अनुभव के लिए जो यात्रा है उसको जारी रखते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रारंभिक अनुभव का सार। तो भाई यात्रा की जो शुरुआत है वो उत्साह और कठिनाइयों दोनों से भरी होती है। लेखक को इस यात्रा से जीवन के संघर्ष और मानव व्यवहार की समझ मिलने लगती है और यही जो अनुभव है, यही जो उसका एक्सपीरियंस है, यही आगे चलकर पूरी यात्रा को विशेष बना देता है। तो भाई जैसे कोई नया सफर इंसान को केवल जगहों के बारे में नहीं बल्कि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखा देता है, वैसे ये जो यात्रा था ये लेखक के लिए सीख और अनुभव का माध्यम भी बन जाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने यात्रा का प्रारंभ और उद्देश्य समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य और अनुभव को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि जो हिमालय था वो आखिर था कैसा। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो आता है हिमालय की भव्यता को लेकर। तो भाई लेखक ने हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों और विशाल पर्वतों का एक सुंदर वर्णन किया है और उसने कहा है कि हिमालय का जो दृश्य है वो इतना ज़्यादा अद्भुत लगता है कि लेखक पूरी तरह प्रकृति के सौंदर्य में ही खो जाता है। तो ये जो भव्यता है ये मन को शांति और सुकून भी देती है। तो जैसे कोई व्यक्ति पहली बार बर्फ से ढके पहाड़ देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, वैसा ही प्रभाव हिमालय का लेखक के मन पर पड़ता है। सेकंड आता है प्राकृतिक शांति और सौंदर्य। तो भाई हिमालय का जो वातावरण होता है वो शांत, ठंडा और मनोहारी होता है। तो चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को खुशी और सुकून देता है और लेखक प्रकृति की इस सुंदरता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है। तो जैसे कि आप देखें आज भी जो लोग हैं वे शहरों के तनाव से दूर पहाड़ों पर इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें मानसिक शांति मिल सके। तो इसी शांति का जो अनुभव है वो हमारे लेखक भी करते हैं। अगला जो अनुभव है वो है वातावरण की शुद्धता को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि हिमालय का जो वातावरण है वो प्रदूषण से मुक्त और बहुत ही स्वच्छ होता है। तो वहाँ की ताजी हवा और प्राकृतिक वातावरण शरीर और मन दोनों को ही ताजगी देते हैं और ये जो अनुभव है ये लेखक की प्रकृति की महानता का एहसास कराते हैं। तो जैसे किसी पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते ही व्यक्ति को ताजी हवा और अलग ऊर्जा महसूस होती है, वैसा ही जो अनुभव है वो लेखक को हिमालय में होने लगता है। अगला जो अनुभव आता है स्टूडेंट वो आता है प्रकृति की विविधता को लेकर। तो भाई यात्रा के दौरान जो लेखक है उसको अलग अलग प्रकृति दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं ऊंचे पहाड़ है, कहीं घाटियां है और कहीं पर बहती हुई नदियां। तो प्रकृति की ये जो विविधता है ये यात्रा को और भी ज्यादा सुंदर बना देती है। तो जैसे कि किसी यात्रा में हर थोड़ी दूरी पर बदलते दृश्य व्यक्ति को उत्साहित करते हैं, उसी प्रकार से हिमालय का हर दृश्य लेखक को नया अनुभव देते हैं। अगला अनुभव आता है आध्यात्मिक अनुभव। तो भाई हिमालय का वातावरण केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि आध्यात्मिकता से भी भरा हुआ है। तो वहां पहुंचकर लेखक का जो मन है वो शांत हो जाता है और वह आत्मचिंतन भी करने लगता है। तो ये जो यात्रा है ये उसे मानसिक शांति और आंतरिक सुकून प्रदान करती है। तो भाई जैसे कि आप देखें कई लोग मंदिरों और पहाड़ी स्थानों पर जाकर खुद को मानसिक रूप से हल्का महसूस करते हैं, तो लेखक को भी हिमालय में वैसे ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है। अगला अनुभव होता है प्रकृति से जुड़ाव का। तो भाई ये जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान लेखक खुद को प्रकृति के बहुत ही करीब महसूस करता है, उसे जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण मिलता है और प्रकृति के प्रति उसका जो सम्मान है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जो अनुभव है ये उसके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ता है, यानी कि जब इंसान प्रकृति के बीच समय बिताता है तब उसे जीवन की सादगी और वास्तविक खुशी का एहसास होने लगता है। तो इसी भावना को लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत किया है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य और अनुभव समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है सामाजिक यथार्थ और व्यंग्यात्मक दृष्टि का। तो भाई इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है मानव व्यवहार का चित्रण। तो भाई यात्रा के दौरान जो लेखक है उसको अलग अलग स्वभाव के लोग मिलते हैं। कुछ लोग मदद करने वाले होते हैं जबकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। तो भाई जो लेखक है उसने इन व्यवहारों को व्यंग्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया है। जैसे कि यात्रा में कुछ लोग दूसरों का सामान उठाने में मदद करते हैं जबकि कुछ लोग केवल अपनी सुविधा देखते हैं। तो इसी मानव स्वभाव को लेखक ने बहुत ही वास्तविक तरीके से दिखाया है। सेकंड आता है सुविधाओं की कमी पर व्यंग। तो भाई लेखक ने यात्रा में होने वाली असुविधा और कमजोर व्यवस्थाओं पर भी व्यंग किया है। तो रास्ते की कठिनाई और सुविधाओं की जो कमी है वो कई बार यात्रा को मुश्किल बना देती है और ये प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी संकेत करता है। तो जैसे कि आप देखें आज भी कई पर्यटन स्थलों पर सड़क, पानी और रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती है।
तो यही जो समस्या है ये लेखक ने यात्रा के माध्यम से दिखाई है। अगला पॉइंट आता है दिखावे की प्रवृत्ति को लेकर। तो भाई लेखक बताता है कि कुछ लोग यात्रा में भी दिखावा करने से पीछे नहीं हटते, वे वास्तविक अनुभव से ज्यादा अपनी झूठी छवि दिखाने में लगे रहते हैं। तो जैसे कि आप देखें, आज कई लोग घूमने का आनंद लेने से ज्यादा फोटो और सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान देते हैं। तो लेखक ने इसी दिखावे की जो मानसिकता है उस पर व्यंग किया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पर्यटन की वास्तविकता को लेकर। तो भाई रचना में बताया गया है कि जो यात्रा है वो केवल मनोरंजन ही नहीं होती, बल्कि उसमें संघर्ष और कठिनाइयां भी शामिल होती है। तो लेखक ने यात्रा के वास्तविक अनुभव को ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, जैसे कि पहाड़ों की यात्रा में थकान, मौसम की परेशानी और लंबा सफर भी शामिल होता है। लेकिन ये जो कठिनाइयां है ये हमारी यात्रा को यादगार भी बनाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है मानवीय सहयोग और संघर्ष का। तो भाई यात्रा में कुछ लोग तो सहयोग करते हैं जबकि कुछ समस्याएं भी पैदा करते हैं। तो इसी के माध्यम से लेखक समाज की विविधता और वास्तविकता को दिखाता है, जैसे कि किसी कठिन परिस्थिति में कुछ लोग तुरंत मदद करने के लिए आगे आते हैं जबकि कुछ लोग केवल तमाशा देखते रहते हैं। तो लेखक ने इसी मानवीय व्यवहार को यात्रा के अनुभव से जोड़ा है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पॉइंट आता है वो आता है व्यंग्यात्मक शैली का प्रभाव। तो भाई लेखक ने हास्य और व्यंग का उपयोग करके गंभीर बातों को रोचक बना दिया है। इससे पाठक आसानी से कहानी से जुड़ जाता है और संदेश भी प्रभावशाली बन जाता है। तो अगर किसी समस्या को सीधे बताने की बजाय हल्के हास्य के साथ समझाया जाए तो लोग उसे ज्यादा आसानी से समझते हैं, और इसी कारण ये जो यात्रा वृत्तांत है ये मनोरंजक होने के साथ साथ शिक्षाप्रद भी बन जाता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा सामाजिक यथार्थ और व्यंग्यात्मक दृष्टि को। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपसे पूछा क्या गया है। तो भाई इस प्रश्न में आपसे शायद एकांकी की समीक्षा करने के लिए कहा गया है, और इसी के साथ साथ आपको इसके एकांकी के जो तत्व है जैसे कि कथा वस्तु, पात्र, संवाद, भाषा शैली, शीर्षक, ये किस प्रकार से प्रभावशाली है ये भी आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है कि ये जो एकांकी है ये आधुनिक जीवन की अनिश्चितता, मानसिक द्वंद्व और मध्यवर्गीय समस्याओं को किस प्रकार प्रस्तुत करती है। इसी क्वेश्चन को आपसे अथवा या और करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि शायद एकांकी के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालना है। यानी कि यहाँ पर हमें एकांकी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करनी है और उसके शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालना है। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो एकांकी है वो आखिर होती क्या है। तो भाई एकांकी से जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है एक अंक वाली। तो भाई जिस किसी घटना में किसी एक ही घटना, किसी एक ही समस्या या किसी एक ही भावना, यानी कि सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो जो भी है सिर्फ एक होना चाहिए। अगर हम उसको सीमित पात्रों और एक ही समय स्थान के भीतर प्रभावशाली तरीके से दूसरों के सामने लाते हैं तो उसी को ही हम एकांकी कहते हैं। तो भाई एकांकी जो आज हम बात करेंगे वो हमारी शायद एकांकी रहने वाली है। और आज का जो इंसान है वो बाहर से सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो चिंता, असमंजस और मानसिक तनाव से भरा होता है। तो हर व्यक्ति अपने भविष्य, नौकरी, रिश्तों और जीवन को लेकर उलझन में है। उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा गलत। तो यही जो अनिश्चितता है और मानसिक संघर्ष है ये हमारे एकांकी का मुख्य विषय है। तो ये तो हमने समझा कि एकांकी क्या है और एकांकी शायद एकांकी में किस चीज का वर्णन किया गया है। अब हम समझ लेते हैं एकांकी की कथा वस्तु को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरल एवं एक मुखी कथानक को लेकर। तो भाई जो शायद एकांकी की कहानी है वो सरल और एक ही मुख्य विषय पर आधारित है। तो इसमें किसी भी तरह की अनावश्यक घटनाएं नहीं है, इसीलिए जो पाठक है वो इसको आसानी से समझ पाता है। तो पूरी जो कथा है वो एक ही समस्या के आसपास घूमती है और ये हमारे एकांकी की एक विशेषता भी है। तो जैसे किसी फिल्म में केवल एक मुख्य समस्या दिखाई जाती है तो दर्शक कहानी से ज्यादा जुड़ पाते हैं, उसी प्रकार से इस एकांकी की जो कथा वस्तु है वो भी सीधे और प्रभावशाली है। सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है मध्यवर्गीय जीवन की समस्या। तो भाई इस एकांकी में मध्यवर्गीय जीवन की जो आर्थिक और मानसिक समस्या है उसको दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि जो पात्र है वे हमेशा असमंजस और तनाव में रहते हैं और उन्हें भविष्य की जो चिंता है वो सताती रहती है। तो जैसे कि आप देखें आज का जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है वो नौकरी, खर्च और जिम्मेदारियों के दबाव में जी रहा है और यही वास्तविकता इस एकांकी में दिखाई गई है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है मानसिक द्वंद्व का चित्रण।
तो भाई एकांकी के पास लगातार मानसिक संघर्ष से गुजरते हैं, वे सही और गलत के बीच फैसला नहीं कर पाते। तो इसी कारण से उनके जीवन में जो शायद जैसी स्थिति है वो बनी रहती है। जैसे कि आप देखिए, आज कई लोग करियर और रिश्ते को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो यही जो मानसिक स्थिति है, यही मानसिक स्थिति इस एकांकी में दिखाई गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रतीकात्मकता का प्रयोग। तो भाई इस एकांकी में शायद शब्द केवल एक शब्द ही नहीं है, बल्कि एक अनिश्चितता का भी प्रतीक है। तो ये आधुनिक जीवन की अस्थिरता और असमंजस को दर्शाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति हर बात में शायद कहने लगे तो इसका मतलब ये है कि वह पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। तो लेखक ने इसी भावना को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो भाई इस एकांकी की जो कहानी है वो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई लगती है। इसमें काल्पनिक दुनिया ही नहीं बल्कि आम लोगों की जो समस्या है उनको भी दिखाया जाता है। तो जैसे कि आप देखिए, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी का तनाव और भविष्य की चिंता, ये सब आज हर व्यक्ति की वास्तविक समस्याएं हैं। तो इसी कारण से जो पाठक है वो इस एकांकी से खुद को जोड़ पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक उद्देश्यपूर्ण कथा। तो भाई ये जो एकांकी है ये केवल मनोरंजन के लिए नहीं लिखी गई। इसका जो उद्देश्य है वो है लोगों को जीवन की अनिश्चितताओं और मानसिक संघर्षों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना। तो जैसे कि आप देखिए, इसमें लेखक बताना चाहता है कि इंसान को डर और असमंजस से बाहर निकलकर सही निर्णय लेना सीखना चाहिए। तो यही इस कथा का एक मुख्य संदेश भी है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने समझा कथा वस्तु। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है पात्र एवं चरित्र चित्रण को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं इसके पात्र और इसके चरित्र चित्रण के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है सीमित पात्रों का उपयोग। तो भाई ये जो हमारी एकांकी है इसमें पात्रों की संख्या बहुत कम रखी गई है। तो कम पात्र होने के कारण जो कहानी है वो मुख्य विषय पर केंद्रित रहती है और पाठक आसानी से घटनाओं को समझ पाता है। तो जैसे किसी छोटी फिल्म में कम पात्र होने से कहानी ज्यादा प्रभावशाली लगती है, उसी प्रकार से इस एकांकी में भी सीमित पात्रों का उपयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट आता है मध्यवर्गीय पात्रों का चित्रण। तो भाई एकांकी के जो सभी पात्र है वे सामान्य मध्यवर्गीय जीवन से जुड़े हुए हैं। तो वे आर्थिक तनाव, जिम्मेदारियां और सामाजिक संघर्षों से गुजरते हैं और इसी कारण से जो पाठक है वो खुद को इन पात्रों से जोड़ पाता है। तो भाई आज का सामान्य व्यक्ति नौकरी, परिवार और भविष्य की चिंता में जी रहा है और यही जो वास्तविकता है वो यह वास्तविकता हमारे इस एकांकी के पात्रों में भी दिखाई गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है मानसिक संघर्ष से ग्रस्त पात्र। तो भाई इस एकांकी के जो पात्र है वे हमेशा असमंजस और मानसिक तनाव में दिखाई देते हैं। तो वह सही निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं और डर व चिंता से घिरे हुए रहते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, आज कई लोग जो होते हैं वे अपने करियर और भविष्य को लेकर लगातार कंफ्यूजन में रहते हैं। तो लेखक ने इसी मानसिक स्थिति को पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है साधारण और वास्तविक व्यक्तित्व का। तो भाई इस एकांकी के जो पात्र है वो कोई आदर्श या असाधारण व्यक्ति नहीं है, वे बिल्कुल सामान्य लोगों की तरह ही व्यवहार करते हैं। तो इसी कारण से ये जो एकांकी है ये वास्तविक और प्रभावशाली लगती है। तो घर परिवार की जिम्मेदारियां और तनाव से जूझते जो लोग हैं वे हमें रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। तो यही जो वास्तविकता है, यही वास्तविकता इस एकांकी में भी दिखाई दी गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो आता है चरित्र विकास के अभाव को लेकर। तो भाई इस एकांकी में पात्रों के स्वभाव में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तो वे लगातार अपने उलझनों और मानसिक संघर्षों में फंसे रहते हैं। जैसे कि कई लोग जीवन भर निर्णय लेने की कमजोरी और डर से बाहर ही नहीं निकल पाते। तो लेखक ने इसी स्थिर मानसिकता को पात्रों के माध्यम से दिखाया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है प्रतीकात्मक चरित्र का। तो भाई कुछ पात्र केवल व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार और मानसिक स्थिति का प्रतीक भी है। वे आधुनिक जीवन की अनिश्चितता और तनाव को भी दर्शाते हैं। तो जैसे कोई पात्र हमेशा असमंजस में रहता है तो वह पूरे समाज की मानसिक स्थिति का प्रतीक बन जाता है। तो इसी प्रकार से इस एकांकी के जो पात्र है वे भी गहरे अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने पात्र एवं चरित्र चित्रण को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है संवाद, भाषा एवं शैली को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं संवाद, भाषा और शैली के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सरल और सहज संवाद के बारे में। तो भाई इस एकांकी के जो संवाद है वो बहुत ही सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा में लिखे गए हैं और इसी कारण से पाठक आसानी से पात्रों की भावनाएं और परिस्थितियों को समझ पाता है। तो भाई जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग हैं वे सामान्य और सीधी भाषा में बात करते हैं, वैसे ही संवाद इस एकांकी में भी दिखाई देते हैं। तो इसी सरलता से जो नाटक है वो और अधिक प्रभावशाली भी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संक्षिप्तता और प्रभावशीलता को लेकर।
तो भाई इस एकांकी के जो संवाद है वे छोटे हैं लेकिन प्रभावशाली है। तो अनावश्यक विस्तार नहीं होने के कारण कहानी की जो गति है वो बनी रहती है। जैसे कि कई बार छोटी सी बात भी गहरा असर छोड़ देती है, उसी प्रकार से इस नाटक के छोटे संवाद पात्रों की मानसिक स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भावनात्मक और विचारात्मक संवाद को लेकर। तो भाई संवाद में भावना और विचार दोनों ही दिखाई देते हैं और इसी कारण से पात्रों का मानसिक संघर्ष और अंदरूनी तनाव भी स्पष्ट हो जाता है। तो जैसे जब कोई व्यक्ति अपने परेशानियों के बारे में बात करता है तो उसके शब्दों में भावनाएं साफ दिखाई देती है। तो लेखक ने इसी वास्तविकता को संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब हम बात करें इसकी भाषा की, तो भाई इसकी भाषा है प्रतीकात्मक। तो इस एकांकी में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। शायद जो शब्द है वो अनिश्चितता और असमंजस और मानसिक द्वंद का प्रतीक बन जाता है। तो जब कोई व्यक्ति हर बात में शायद कहता है तो उसके आत्मविश्वास की कमी और अस्थिर सोच को दर्शाता है। तो इसी प्रतीक के माध्यम से जो लेखक है उसने आधुनिक जीवन की समस्याओं को भी दिखाया है। नेक्स्ट आती है हमारी शैली। तो भाई शैली है इसकी यथार्थवाद। तो इस एकांकी की जो भाषा और शैली है वो पूरी तरीके से वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई है। तो भाई इसमें बनावटीपन नहीं, इसलिए जो कहानी है वो वास्तविक लगती है। तो जैसे कि घर, परिवार, नौकरी और भविष्य की चिंता जैसी जो बातें हैं वे आज हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है और इसी वास्तविकता के कारण ये जो एकांकी है ये पाठकों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रभावपूर्ण संवाद शैली का। तो भाई इस एकांकी के संवादों में अच्छा प्रवाह दिखाई देता है। संवादों के कारण जो कहानी है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है और पाठक की जो रुचि है वो भी बनी रहती है। तो भाई जैसे किसी अच्छी फिल्म में बातचीत इतनी स्वाभाविक होती है कि दर्शक पूरी तरह कहानी से जुड़ जाते हैं, उसी प्रकार इसी एकांकी की संवाद शैली भी इसे रोचक और जीवंत बनाती है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने संवाद, भाषा एवं शैली को समझा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है शीर्षक की सार्थकता को लेकर। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं शीर्षक की सार्थकता को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अनिश्चितता का प्रतीक शायद। तो भाई इस एकांकी का जो शीर्षक है शायद वो पूरे नाटक की मुख्य भावना को व्यक्त करता है। तो ये जो शब्द है ये जीवन की अनिश्चितता, असमंजस और मानसिक उलझन का प्रतीक बन जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति हर बात में शायद कहता है तो इसका मतलब होता है कि वह पूरी तरीके से निश्चित नहीं है। तो इसी प्रकार से इस नाटक के जो पात्र है वे भी निर्णयहीनता की स्थिति में जीते हैं। सेकंड पॉइंट आता है मानसिक द्वंद का प्रतिनिधित्व। तो भाई शीर्षक पात्रों के मानसिक संघर्ष और असमंजस को दर्शाता है। वे सही और गलत के बीच निर्णय नहीं ले पाते और हमेशा उलझन में रहते हैं। तो जैसे कि आप देखें आज कई लोग अपने करियर, रिश्ते और भविष्य को लेकर हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी मानसिक स्थिति को शायद शब्द बहुत ही प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करता है। थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है मध्यवर्गीय जीवन का संकेत। तो भाई ये जो शीर्षक है ये मध्यवर्गीय जीवन की असुरक्षा और अनिश्चितता को भी दर्शाता है। तो मध्यवर्गीय व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता और तनाव में जीता है। तो भाई कई लोग ये सोचते रहते हैं कि शायद नौकरी बच जाए, शायद भविष्य अच्छा हो जाए। तो यही जो मानसिकता है यही इस शीर्षक को सार्थक बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतीकात्मक महत्व का। तो भाई शायद केवल एक शब्द ही नहीं है बल्कि पूरे नाटक का प्रतीक भी बन जाता है। तो ये आधुनिक जीवन की अस्थिरता और असंतोष को दर्शाता है। जैसे कि आज का इंसान किसी भी बात को लेकर पूरी तरीके से निश्चित नहीं है, वह डर, समय डर और असमंजस में जी रहा है। तो भाई इसी स्थिति को लेखक ने प्रतीकात्मक रूप से भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है नाटक की भावना के केंद्र को लेकर। तो भाई पूरा जो नाटक है वो शायद की भावना के आसपास घूमता है। तो ये जो शीर्षक है ये पात्रों की मानसिक स्थिति और कहानी के वातावरण को स्पष्ट करती है। अगर इस नाटक का कोई दूसरा शीर्षक होता तो शायद उसकी भावना इतनी प्रभावशाली तरीके से व्यक्त नहीं हो पाती। तो इसी कारण से ये जो शीर्षक है ये पूरी तरीके से उपयुक्त लगता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है पाठक पर प्रभाव को लेकर। तो भाई ये जो शीर्षक है ये पाठकों को सोचने पर मजबूर करता है। तो इसे सुनते ही मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर शायद किस स्थिति को दर्शा रहा है। तो उदाहरण जैसे कि आप देखें आज का जो इंसान है वो भी अपने जीवन में कई बार शायद शब्द का इस्तेमाल करता है। तो इसी कारण से जो पाठक है वो इस शीर्षक से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट जिनके माध्यम से हमने शीर्षक की सार्थकता समझी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार या एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें हमसे पूछा क्या गया है। तो भाई आंसर नंबर जो 10 है इसमें हमें गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। इसी तरीके से आपको कोई 2
पैराग्राफ दे दिए जाएंगे जिसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। यानी कि आपको यहाँ पर दिए गए जो पैराग्राफ है उसका संदर्भ यानी कि ये जो अंश है ये कहाँ से लिया गया है, उसका प्रसंग यानी कि किस स्थिति में कहा गया है, उसका व्याख्या यानी कि उसका पूरा मतलब आसान भाषा में, और एंड में उसका जो संदेश है, जो निष्कर्ष है वो हमें समझाना होता है। तो भाई इस प्रकार के जो हमारे प्रश्न होते हैं उनमें सिर्फ लाइन का मतलब ही नहीं लिखना होता, बल्कि ये भी बताना होता है कि लेखक क्या समझाना चाहता है और उसका मुख्य संदेश क्या है। तो अगर आप सही फॉर्मेट में आंसर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इस आंसर को स्टेप बाय स्टेप कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा संदर्भ है यानी कि जो प्रसंग है उसको कैसे लिखना है। तो भाई संदर्भ प्रसंग कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि ये जो अंश है ये किस रचना या लेखक से लिया गया है। तो भाई जैसे कि आप देखें ये जो गद्यांश है ये अभिरुचि, रुचि और लोभ की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए दिया गया है। तो जैसे एग्जाम्पल आप देखें ये जो अंश है ये प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके जीवन से संबंधित है। तो इसी तरीके से आपको संदर्भ में लिखना है। इससे एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है। इसी के साथ साथ आपको प्रसंग लिखना है। तो इसके बाद आपको बताना होता है कि ये जो बात है ये किस स्थिति में कही गई है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो लेखक है वो यहाँ पर प्रेमचंद जी के सरल जीवन, व्यक्तित्व और उनके व्यवहार का वर्णन कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लोभ की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने के लिए ये जो प्रसंग है ये दिया गया है। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे, देन आपको करनी है इसकी व्याख्या। तो भाई व्याख्या कैसे करें, तो व्याख्या में आपको कुछ नहीं करना, आसान भाषा में अर्थ लिखने हैं। तो व्याख्या में जो कठिन लाइन है उनको बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाना होता है। तो अगर लाइन में लिखा है कि प्रेमचंद जी का घर सुंदर और खुली जगह पर था, तो आप लिख सकते हैं कि जो लेखक है वो बताना चाहता है कि प्रेमचंद जी का जो घर है वो शांत और आकर्षक स्थान पर स्थित था। तो इसी तरीके से आपको लिख देना, एक व्याख्या करनी है। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि लेखक कहते हैं कि भूख लगने पर हर व्यक्ति को भोजन अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रुचि सामान्य आवश्यकताओं से आगे बढ़कर विशेष वस्तुओं तक पहुंच जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको आसान भाषा में अर्थ लिखना है, उसके साथ साथ ही आपको लेखक का भाव भी समझाना है। तो सिर्फ शब्दों का अर्थ लिखना काफी नहीं होता, आपको ये भी बताना होता है कि लेखक क्या संदेश देना चाहता है। यानी कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो लेखक है वो प्रेमचंद जी की सादगी और महान व्यक्तित्व को प्रस्तुत करना चाहता है। तो भाई जैसे कि हमारा इसमें बताया गया है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी जो रुचि है वो केवल भूख मिटाने तक सीमित नहीं बल्कि मिठाई के प्रति अतिरिक्त आकर्षण है। तो भाई व्याख्या में सबसे जरूरी बात, मेन आइडिया ये भी होती है कि अगर जो हमारा मेन आइडिया है उसको आपको हाईलाइट करना होता है। तो जैसे कि अगर अंश लोभ और इच्छाओं पर आधारित है तो आपको बताना होगा कि जरूरत से ज्यादा इच्छा लोभ का रूप ले लेती है। तो इसी तरीके से आप एक व्याख्या लिखेंगे और व्याख्या लिखने के बाद आप इसका एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिख देंगे। तो छोटा सा निष्कर्ष देना है आपको, अंत में 2 से 3 लाइन में पूरा संदेश लिख देना है। जैसे कि इस वाले आंसर में हमारा लिखा है कि इस अंश का उद्देश्य ये दिखाना है कि इंद्रिय सुख स्वाभाविक है, लेकिन जब ये आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो वह लोभ का रूप ले लेती है। तो इसी तरीके से जो हमारा उद्देश्य है, जो संदेश है, जो निष्कर्ष है वो आपको लिख देना है, जिसके साथ ही आपका जैसे प्रसंग वाला जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ख पार्ट भी लिख देना है। तो गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या में इसी तरीके से करनी है, जिसमें हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना है कि जो ये अंश है ये कहाँ से लिया गया है। जिस तरीके से आप देखिए इसमें लिखा है कि ये अंश प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके जीवन और हिंदी साहित्य में उनके महत्व का वर्णन करता है। यानी कि यहाँ पर संदर्भ भी लिख दिया कि ये जो अंश है ये मुंशी प्रेमचंद की तरफ से लिया गया है, और प्रसंग यानी कि इसमें जो वर्णन है वो किस स्थिति में किया गया है। इसी तरीके से फिर आपको इसकी व्याख्या कर देनी है कि इसमें जो लेखक है वो बताता है कि प्रेमचंद जी का घर एक सुंदर और खुली जगह पर स्थित है, जिसे देखकर कलकत्ता के कोई भी हिंदी पत्रकार उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। तो भाई इसी तरीके से आप एक व्याख्या कर देंगे जिसमें आप कठिन शब्दों को आसान भाषा में लिख देंगे, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना होता है कि जो लेखक है वो आखिर कहना चाहता है। तो जैसे कि यहाँ पर कहता है कि लेखक ये भी कहते हैं कि प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के ऐसे स्तंभ है जिनकी वजह से हिंदी लेखक अन्य भाषाओं के लेखकों के सामने गर्व से खड़े हो सकते हैं। तो इसी तरीके से आप एक व्याख्या कर देंगे, जो हमारे पैराग्राफ है उसको आप आसान शब्दों में लिख दोगे। उसके बाद आपको इसी तरीके से एक निष्कर्ष लिख देना है